very warm welcome to our special transmission once again. तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला बजट आ चुका है। ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। कुछ देर कबल वज़ीर रेवेन्यू हमाद अजहर ने वफाकी बजट पेश किया। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं पेश किया, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि तनकीद हुई थी उनके ऊपर कि पुरानी गवर्नमेंट को बार बार आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि वो खुद पुरानी गवर्नमेंट्स का हिस्सा रह चुके हैं। शायद इसी को महसूस करते हुए पीटीआई ने बजट जो है वो हमाद साहब की ड्यूटी लगाई कि वो इसको पेश करेंगे। जिस वक्त बजट पेश कर रहे थे हमाद अजहर, उनको फुल मार्क्स हम देते हैं कि वो पूरी दिलजमई से बताते रहे हमें जो खबरें थी, मगर अपोजिशन ने पूरी कोशिश की वो ऐसा ना कर सके। तकरीर के दरमियान मुसलसल नारे लगते रहे, महंगाई के खिलाफ आवाज़ें उठाई गईं, प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, स्पीकर के डाइस का बाकायदा घेराव किया। हमाद अजहर ने अपनी बजट तकरीर के आगाज़ में साबिक हुकूमत की पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिजली के निज़ाम का कर्जा 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गया, पाकिस्तान को 97 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज का सामना है, मालियाती खसारा 2260 अरब रुपए तक पहुंच गया, तजारती खसारा 32 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसी तरह उन्होंने कहा 97 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों का सामना है। उन्होंने मौजूदा बजट के हवाले से कहा कि IMF से 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम का मुआहदा हो गया है। हुकूमत के अखराजात 460 अरब रुपए से कम करके 437 अरब रुपए कर दिए गए हैं। बजट खसारा पूरा करने के लिए अब स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा। दिफाई बजट 1150 अरब पर बरकरार रहेगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। टैक्स वसूलियों का कुल हुजम 5822 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया है। 80,000 मुस्तहिक लोगों को हर महीने बिला सूद किए जाएंगे। वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 10% कमी की गई है। निष्कारी प्रोग्राम से 150 अरब रुपए हासिल होने का हदफ मुकर्रर किया है। आबी वसाइल के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सूद की अदायगियों के लिए 2891 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 10% इजाफे करने की तजवीज़ है। कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात पर 13% ड्यूटी आयद की जाएगी। तेल और घी पर 17% एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। चीनी का भी जिक्र किया, सेल्स टैक्स 8% से बढ़ाकर उस पर 17% कर दिया गया है। 6 लाख से जायद सालाना आमदनी पर 5 से 35% तक प्रोग्रेसिव टैक्स आयद करने की तजवीज़। बुजुर्ग अफराद के लिए एहसास घर बनाए जाएंगे। तब्दीली के इस पहले बजट से अब हम ये कह सकते हैं वाज़ेह तौर पर कि ज़बरदस्त तब्दीली महंगाई में आने जा रही है। महंगाई में शदीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है, मगर कब तक ये महंगाई रहेगी, क्या सूरत हाल होगी, क्या ये रिवर्स ट्रेंड होगा, इसके बारे में कोई बात हमें वाज़ेह तौर पे पता नहीं चल रही। सैफरान खान एंड अली नासिर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ट्रांसमिशन। आई स्टार्ट शहबाज गिल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। पहले ज़रा सिर्फ हमें बता दें, फिर मैं शहबाज गिल साहब के पास जाती हूँ कि कंसर्न्स क्या होंगे एक आम इंसान के इस बजट के बाद। देयर इज लाइक टैक्सेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ। जी बिल्कुल, इसमें वरिए कंसर्न जो होंगे जिन लोगों को, एक तो जो सैलरी क्लास है यकीनी तौर पर उसको यकीनी तौर पर कंसर्न होंगे, जो नए स्लैब्स लगाए हैं। और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो बजट आखिरी आया था PMLN का, तो उसकी वजह से कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट्स उस बजट में उन्होंने रख दिए थे। वो आखिरी बजट था PMLN का, सियासी बजट था, इलेक्शन ईयर था, तो वो तकरीबन 70-80 अरब रुपए का कहा जाता है कि उस सैलरी क्लास में जो उन्होंने रिलीफ दिए थे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था या उससे भी ज़्यादा पड़ रहा था। तो वो तो सैलरी क्लास के लिए ये बजट अगर आप देखें इस वक्त, तो ये वही क्लास है जो PTI को वैसे ओवरऑल सपोर्ट भी थी, लेकिन सैलरी क्लास भी एक मेजर सपोर्ट है। अभी ट्विटर पे देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें तो सैलरी क्लास शोर मचा रही है कि 35% तक स्लैब कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जहां 29% है। तो एक तो ये तबका है जो यकीनी तौर पे डायरेक्टली इसका इंपैक्ट पड़ना है। दूसरा, हमने अभी इंडस्ट्रियलिस्ट की देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले, तेली साहब, सिराज तेली साहब भी आ रहे थे, तो जो लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन, फूड सिक्योरिटी या दीगर हवालों से कुछ सब्सिडीज ले रहे थे, जैसे जीरो रेटेड रिजीम थी इस वक्त टैक्सेशन के हवाले से, उसके हटने से जो इंपैक्ट पड़ेगा, पहले मुलाकातें और ये तमाम हुई हैं इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी, इंडस्ट्रियलिस्ट तबका या जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तबका, इस पर इंपैक्ट है। बेनामी जो प्रॉपर्टीज रखते हैं या बेनामी अकाउंट होल्डर्स जो हैं, उनके हवाले से काफी इकदामात जो है वो इस बजट में हैं। मैंने ये तक पढ़ा है जी एक जगह के कानूनी कार्रवाई यानी गिरफ्तारी तक अमल में आ सकती है अगर आप जो है वो टैक्स फाइलर नहीं है।
तो बेनामी जो अकाउंट होल्डर्स हैं इनके लिए यकीनी तौर पर, जो बेनिफिशियरी इंडस्ट्रीज थी जिनको सब्सिडीज हासिल थी उनके लिए, सैलरी क्लास के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए। अब नॉन फाइलर्स जो टैक्स फाइल नहीं करते, इमरान खान साहब बार बार आ रहे हैं, आके टीवी पे 2 या 3 बार पैगाम दे चुके हैं कि आप अपने रिटर्न्स फाइल करें या आप एमनेस्टी स्कीम में अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। टोटल डिक्लेरेशन जो अब तक हुई हैं 1272 हुई हैं, 930 मिलियन उसमें टारगेट अभी तक जो हमने पता चला है कि अभी तक हासिल हुए हैं। टोटल टारगेट शायद 400 अरब 300 अरब के रख दिया गवर्नमेंट ने। उसके बावजूद, इतनी अपील्स के बावजूद लोग अभी तक एमनेस्टी स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। वजह शायद यह कि लोग पाकिस्तान में आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं, आखिरी 1 हफ्ते में रश लग जाए शायद उस एमनेस्टी स्कीम में। लेकिन नॉन फाइलर्स के लिए और मुश्किलात में इजाफा है इस बजट में, अब और ज्यादा स्ट्रिंजेंट उनके लिए कंडीशनैलिटीज है। लेकिन ओवरऑल ये 4-5 तबकात, ये अच्छी बात नहीं है, नॉन फाइलर्स अच्छी बात है, मुश्किलात है। हाँ बिल्कुल। आप देखिए जैसे गाड़ी है, और गाड़ी अगर नॉन फाइलर रखता है और उसके ऊपर जो टैक्स सालाना बढ़ जाता है, उसकी शरह बढ़ जाती है, तो एक आदमी जो अपने शनाख्ती कार्ड दिखाकर या विदाउट एनटीएन फाइलर है नहीं और गाड़ी उठा लेता है कैश पे, बहुत से लोग उठा लेते हैं कैश पे, अब वो सोचेंगे उठाते हैं क्योंकि साल का टैक्स बढ़ जाएगा। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनका जो बिजनेस क्लास पे टैक्स होता है उस पर फर्क पड़ता है, तो वो ट्रैवल करते हुए भी इंटरनेशनल टूर सोचेंगे। तो ये ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिसमें नॉन फाइलर्स का सर्वाइव करना मुश्किल होगा। दैट इज अ गुड साइन। लेकिन जिस तरह से टैक्सेस लगाए हैं, इससे जो IMF की कंडीशनैलिटीज को सामने रखते हुए ये बजट है, पीटीआई का जो अपना इकोनॉमिक विजन है उसमें कुछ बैलेंस बड़ा मुश्किल है इसको रखना, क्योंकि जिस तरह के टैक्सेस हैं कि लोग खुश होंगे इस पर यह कहना बड़ा मुश्किल है। इंडस्ट्रीज भी खुश नहीं होंगे, सैलरी क्लास ही मुमकिन नहीं है खुश हो इस वाले इन टैक्सेस के ऊपर। ये आप सही कह रहे हैं। सो आई कम टू यू शहबाज गिल साहब, क्योंकि शुरू का पहला साल है, आप अनपॉपुलर डिसीजंस ले सकते थे, लेकिन जिस मुख्तलिफ कंपनी से मैंने पूछा, मसलन बेवरेज कंपनी जो बाहर की हैं, वो हमें बताई थी कि हम बड़े तादाद में अब शायद लोगों को फारिग करेंगे क्योंकि टैक्सेशन इतनी बढ़ गई है, करटेल करेंगे अपना बिजनेस। और 1-2 कंपनी से आपने पूछा होगा, वो यही बता रही हैं। सो ये जो खुश होंगे लोग, उनके लिए क्या करेंगे आप? एकदम से आपने तो कहा चीखें निकालनी है लोगों की, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही निकलेंगी चीखें, तो फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया प्रिया। बात यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि लोगों की चीखें निकालेंगे हम। गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में वैसी होती है जैसे घर का सरबराह होता है। और हम जब भी बजट आता है, क्योंकि हमारे साथ ये होता रहा है, पहले झूठ बोला जाता रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी जगह पे आप बैठी होती या हमाद अजहर की जगह पे आप बैठी होती और आपने बजट बनाना होता, मुझे बताइए क्या हमाद या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे प्राइम मिनिस्टर को शौक है कि टैक्स नए लगाएं? हमें शौक है कि हम IMF के पास जाएं? क्या हमें शौक है कि चीजें महंगी करें? क्यों कर रहे हैं हम? आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैसे खाने इसमें से या हमारी गवर्नमेंट ने खाने हैं? शहबाज साहब, ये बड़ी बेसिक बहस होगी। आई एम रियली सॉरी, लेट्स कीप इट ऑन द हाई लेवल कि जो कि है आपका, कि हम ये बात नहीं कर रहे, हम कोई नहीं कह रहे आपको शौक है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। जी बात सुन लीजिए, मैं यही आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये जो महंगाई होती है या टैक्स लगता है या आपका वैल्यू होता है, ये बहुत मुश्किल फैसले होते हैं प्रिया। ये पॉलिटिकली अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं। ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, हम भी नहीं करना चाहेंगे कभी भी। लेकिन पाकिस्तान हमारा घर है, बच्चे को भी आपको कड़वी दवाई और कड़वी गोली खानी पड़ती है जब आप बीमार होते हैं। हमें ये करना पड़ेगा, हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, हमें टैक्स की शरह बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा तरीका कर्जे लेना है, आपने मुल्क चलाना है। अगर आपका बजट डेफिसिट ही बहुत ज्यादा बढ़ा है, अभी भी आप देखिए 2700 अरब रुपए का तकरीबन शायद बजट डेफिसिट हो जाए, और 2900 अरब रुपए तो हमने कर्जे वापस करने हैं। ये जो टोटल 6000 के करीब हम सोच रहे हैं पूरा सिस्टम अपना चलाने का, तो 2900 अरब तो उसमें से कर्जे वापस करने हैं। कहा जाता है सारे का सारा पैसा जो है वो डिफेंस ले जाता है। ये यहाँ पे एक परसेप्शन पाकिस्तान में गलत बनाई जाती है। हमेशा आर्मी पे जो लोग अटैक करते हैं वो ये कहते हैं कि सारा बजट डिफेंस ले जाता है। अक्सर मैं सुनता रहा हूँ, आप देख लीजिए डिफेंस का बेचारे का क्या बजट है, अगर आप कंपेयर करें उसे, कितनी बड़ी उसमें फौज चलानी, कितनी स्ट्रेटेजिक आपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, कितना मुश्किल है पाकिस्तान की ग्लोबल सिचुएशन, जो रीजनल सिचुएशन है इसमें वॉर अगेंस्ट टेरर है, आपकी रीजनल प्रॉब्लम्स है, उसमें आप 1200-1100 बिलियन जो है वो टोटल दे रहे हैं अपने डिफेंस बजट को। और 2900 अरब रुपए आप जो इन्होंने लूट मार की, जो इन्होंने गंदे प्रोजेक्ट शुरू किए,
कर्जे लेकर, और उस टाइम बड़े खुश थे कि जो एक यहाँ पे आंखों में धूल झोंकी जाती थी, जीडीपी इस रेशो से बढ़ रही थी, वो जिस रेशो से बढ़ रही थी वो आपके सामने, उसका खमियाजा अब मुझे बताइए प्रिया, वो 2900 अरब अगर आपने वापस करना हो, मैंने करना हो, आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोल्यूशन है इसमें? ओके, इसके लिए मैं अली साहब के पास चलूंगी। एक साल का आपका बजट है, एक साल में आपके अखराजात हैं और आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम जो है वो 5000 है, आपके अखराजात 6000 हैं, और उस 6000 में आपने अखराजात जो डेवलपमेंट है वो कम कर दिए, बिल्कुल कम कर दिए, डेवलपमेंट ना होने के बावजूद कम करके भी, फॉर एग्जाम्पल जितना कम कर सकते थे करके भी 3000 अरब तो आपने कर्जों को रीपे करना है, उनका इंटरेस्ट और कर्जों को। तो ऐसी सिचुएशन में किसने रीपे करना है? किसी और ने आके करना है? हमारा घर है, हमने करना है। अगर हम उनकी तरह के हों जो पहले हुक्मरान है, तो इस 300 अरब में 200 अरब और कर्जा ले लें, 1 अरब आपसे लेना, टैक्स लगाए ना कुछ, लेकिन आपका फुल कर्जा तो आपने भी लिया है, हम रख दें गिरवी, और 5 साल 10 साल बाद आपकी ना कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रह जाए, ना आपकी कोई डिफेंस की इंपॉर्टेंस रह जाए। तो इसको बहुत ही जिम्मेदारी से देखने की हमें जरूरत है। कोई हुकूमत खुश नहीं होती, हम भी खुश नहीं कोई भी टैक्स लगा के, लेकिन कि आप खुश नहीं है। अगर लोग खुश नहीं है तो फिर आप भी खुश नहीं है। डिफिकल्ट फैसला था। वी एस्टैब्लिश दिस फैक्ट। लेट मी कम टू अली नासिर, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, रुपये डिवैल्यू होने पे हम खुश नहीं है, राइट? वी गॉट दिस, मजबूरी है। ठीक है, आप लोग खुश नहीं है, पीटीआई भी खुश नहीं है। अली नासिर साहब, क्या सूरत इतनी ही बुरी थी कि दिस वाज द ओनली सोल्यूशन? अभी पूछा है शहबाज गिल साहब ने कि हम और क्या करते? Do you have a solution कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ? If I understand rightly, डॉक्टर शहबाज गिल साहब एक बहुत मारूफ स्कॉलर हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्होंने जरीदों में इनके पर्चे भी छपे हैं, ये दुनिया की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की है। इनका ये कहना जो है इस मौके पर कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, ही इज मेकिंग ईदर लाफिंग स्टॉक ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ हिज ओन इंटेलेक्ट। देखें, बात यह है कि लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर। चंद चीजें इन्होंने कहीं ऐसा धोखा हुआ, तो मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि हुडविंक इस वक्त जो हुई है वो अवाम पाकिस्तान हुई। इन्होंने आगाज किया था, इन्होंने कहा कि दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। हमारे साथ भी ये हुआ, और बड़ी सिंसियरली और बड़ी पेशेंस के साथ मैं इन्हें चाहता हूं कि ये बात सुने कि मैनी पीपल आर नॉट विलिंग टू से दिस, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आई वॉज अ सिंपैथाइजर ऑफ चेंज, और इनके साथ इनकी सियासी जमात से ना सही तब्दीली लोग चाहते थे। उसके नतीजे में जो बजट इन्होंने दिया है ये मोर ऑफ द सेम है, कुछ नया नहीं किया। और फरिया, मेन बात यह है कि इन्होंने कहा कि आप क्या करती या मैं क्या करता या कोई और क्या करता। आप, मैं या कोई और इस नौकरी पे नहीं बैठा हुआ। हमाद अजहर साहब बैठे हुए हैं और उनको कुछ नहीं पता, टू टेल यू द ट्रूथ, उनको कुछ भी नहीं पता कि इस मुल्क की रेवेन्यू सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है। नंबर 2, बात यह है कि अभी इनकी सारा दारोमदार एमनेस्टी स्कीम के ऊपर है। और अभी आप देखें, ट्वीट की थी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, सॉरी मेरे मुंह से निकल जाता है, डॉक्टर फरूख सलीम ने, कि जो है ना वो हमारे मुल्क की जो एमनेस्टी स्कीम है वो किस कदर फेल हो गई। उसके लिए ये बार बार इमरान खान साहब जो कि एक मोतबर शख्सियत हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं और उनसे बयानात दिलवा रहे हैं एमनेस्टी स्कीम के हक में, जबकि एमनेस्टी स्कीम इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग इन एनी एडिशनल रेवेन्यू ऑफ दैट मैग्नीट्यूड। ये चीज शहबाज गिल साहब अभी अगर टीवी के ऊपर एक्सेप्ट कर लें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान कमाएगा अगर ये एमनेस्टी स्कीम सक्सेस बनेगी, इस तरह की कोई चीज नहीं है। देखें, हर पॉइंट को मैं इनके क्लियर करता चलूं। और कड़वी दवाइयां हम पहले से खा रहे थे, हमें इमरान खान को इसलिए इलेक्ट करवाया अवाम पाकिस्तान ने क्योंकि हमारा मुंह कड़वा हो चुका है कड़वी दवाएं खा खा के। अगर इन्होंने ही कड़वी दवा खिलानी है तो फैक्चुअली स्पीकिंग हमारे लिए ये डॉक्टर भी वैसा ही है जैसे कि नवाज शरीफ था और जैसे कि जरदारी साहब थे। तो इन्हें हमें को अच्छी मीठी प्यारी सी दवा खिलानी है जिससे हमें जल्द शफा मिले। अगर गलत बोल रहा हूं तो इनसे आप इस्लाह ले लें। अभी क्या सलूशन हो सकता था? इसका सलूशन बड़ा सिंपल है, इनसे अभी आप पूछ लें। कहते हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे। Faria, they have committed a crime. I am saying this on TV to one of the most renowned anchors in Pakistan. I am saying it to you. You can take this to any international scholar. इन्होंने क्राइम कमिट किया है, डॉलर की कदर में इजाफा करके इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। किसी के भी प्रेशर में आके किया हो, हमारा डिफेंस हार्डवेयर डॉलर में खरीदा जाता है, हमारी डेट रीपेमेंट्स यूएस डॉलर के अंदर है। यूएस डॉलर की कदर बढ़ाना एक क्राइम है, एक जुर्म है। और उस जुर्म जितना ही बड़ा जुर्म होगा, जितना एक मनी लॉन्ड्रर का जुर्म होता है, जितना एक स्मगलर का जुर्म होता है, जितना एक चोरी चकारी करने वाले कॉमन क्रिमिनल का जुर्म होता है, डॉलर की कदर बढ़ाकर मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया है। $6 बिलियन के लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इफ आई ट्रांसलेट दैट इनटू रुपीज,
300 बिलियन रुपीस अ ईयर बजट का आप जो हुजम बना रहे, एक तरफ का हुजम 5.5 ट्रिलियन रुपीस का है। आई मीन दे नीड टू कम ऑफ इट। इन जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, इट इज अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर एंड इलॉजिकल। ये तो मेरे जैसा एक तिफले मकतब स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये चीज बता सकता है। अगर ये इसका जवाब दे सकते हैं तो बताएं। ओके, इसका मैं जवाब उनसे जरूर लेती हूँ, लेकिन डॉलर का आप पूछे नहीं सकते। डॉलर ने कदर जो बढ़ाई है, ये तो जुर्म है, इट्स अ क्राइम, दे हैव कमिटेड अ क्राइम। ओके, शहबाज गिल साहब, आई होप यू हैव नोटेड दिस, आई कम टू यू फॉर द आंसर। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, एज अ लॉयर, ये जो हमारा लॉ है, नहीं टैक्स फाइल करे, उनकी क्या सजा है, ये क्या होनी चाहिए और उसका तरीकाकार क्या है, इम्प्लीमेंट करा सकेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है और जो सबसे ज़्यादा इनको तवज्जो देने की पड़ेगी वो है एफबीआर पे। हमारा जो एफबीआर का सिस्टम है वो टैक्स कलेक्शन में टोटली मिजरेबली फेल हो रहा है। वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, वो लोगों को तंग करते हैं, वो टैक्स का जो सर्कल है उसको बढ़ा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो मौजूदा गवर्नमेंट को जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इवन इफ दे हैव टू डू सम बेसिक चेंजेस रेवेन्यू सिस्टम में, तो लॉस को चेंज करें, ये एफबीआर का सिस्टम इसको खत्म करें। पाकिस्तान में जो एक चीज इंपॉर्टेंट है दुनिया में हो रही है कि ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन बड़ा कम हो जाता है कि जब आपने ऑटोमेटेड मशीनें हैं, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन जब आप इनकम टैक्स वालों के पास जाएंगे, एफबीआर के बंदे आएंगे, वो क्या करते हैं कि आपके पीछे लग जाते हैं, यकीन कीजिए। और एक आदमी जो फाइल करता है गोशवारा, वो अगली दफा और ज्यादा परेशान होता है और इन्हीं के हाथों परेशान होता है। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में होता है कि जो टैक्स नहीं देता है या टैक्स वाले तंग करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो देते हैं उनको तंग करते हैं और जो नहीं दे रहे उनको कुछ भी नहीं। देखिए, क्योंकि ये तो मैंने खुद देखा बरतानिया में, अगर आप बेनिफिट्स गलत क्लेम करें तो आप जेल जा सकते हैं, बच्चे को स्कूल ना भेजे तो जेल जा सकते हैं। अगर आप वो क्रेडिट लेके वापस नहीं कर रहे तो आपको कोर्ट बुला लेती है। सो ये तो होना चाहिए हमारे मुल्क में, बिल्कुल होना चाहिए। खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे टैक्स कलेक्शन हम खुद देखते हैं। मैं लॉयर कम्युनिटी से हूं, तो अरबों करोड़ों की जो फीसें होती हैं उसमें से टैक्स बहुत कम दिया जाता है। आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो चेक्स के जरिए नहीं होती, कैश ली जाती है। क्या वजह है कि लोग कहते हैं हमें कैश ला के दे, हमने बैंक के जरिए पैसे नहीं लेने। तो जो फोकस करना है, ठीक है ये बड़ा सख्त बजट है, इनके पास ऑप्शंस भी कम थी, लेकिन आई वुड अगेन से कि एफबीआर के अदारे को या तो खत्म कर दें या इसमें जो फंडामेंटल चेंजेस हैं जब तक एफबीआर में नहीं आएंगी। इमरान खान साहब ने खुद भी एक दो दफा कहा और वो नाखुश थे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये एफबीआर सही नहीं होगा तो हम नया सिस्टम लाएंगे। चेयरमैन तो बदल दिया उन्होंने। देखिए, एक शख्स शब्बर जैदी को आपने अगर चेयरमैन लगा दिया है, नीचे तो पूरे का पूरा वही सिस्टम है, वही लोग हैं। तो फोकस शुड बी, शब्बर जैदी साहब को भी चाहिए कि जो ये एफबीआर है, रेवेन्यू कलेक्शन है, ये बिल्कुल टोटली मिजरेबल एसआरओज निकालते हैं, लोगों को फेवर करते हैं, लोगों को मनपसंद लोगों को। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को एक और चीज देखनी चाहिए कि ये जो हमारा ऐसे अदारे हैं, स्टेट ओन्ड जो अदारे हैं जो नुकसान दे रहे हैं, अब उसमें उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है कि उनको प्राइवेटाइज करें, उनको भेज दें पब्लिक में, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का अमल ऐसा हो कि जो बड़ा क्लीन हो, ये ना हो कि मनपसंद लोगों को हमने वो उसके ऊपर ऑपोजिशन करते रहे हैं कि प्राइवेटाइज नहीं करना। देखिए, ऑपोजिशन करते रहे, लेकिन हमने ग्राउंड रियलिटीज देखनी है कि स्टील मिल का दारा अगर आपको वाकई ही नुकसान दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन हुई, आपने पीटीसीएल की देखी प्राइवेटाइजेशन, एहतिसालात वाले ले गए, लेकिन अभी तक उसके एक टेक्निकल इशू पे पेमेंट्स नहीं आ रही। अरबों खरबों की उनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे, हमारे यहाँ माजी में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन जब ये जाते थे तो उसमें मनपसंद लोग होते थे। आपकी ये जो डिस्कोस है, आपकी आइस्को है, ये कंपनीज हैं, इनको लेके जाएं ताकि ये आपको रेवेन्यू। आप देखें कि बहुत सी कंपनीज जब वो प्राइवेटाइज हुई, ये बैंक्स जो हुए, अब वो टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को। पहले वो खसारे में थे, अब अरबों की वहां से टैक्स जनरेशन हो रही है। सो द पॉइंट इज के राइट पर्सन दें। और अब इनको थोड़ी सी मुश्किलात तो आएंगी, क्योंकि ये जो तमाम रेवेन्यू के सिस्टम को चेंज करने के लिए आपने कानून साजी करनी है। बगैर कानून के आप किसी को सजा भी नहीं दे सकते। और कानून साजी, अभी कानून साजी की जरूरत है, अभी कानून में ये प्रोविजन नहीं है। अभी कानून हमारे बड़े कमजोर है, और कानून साजी तब होगी कि जब
पार्लियामेंट में ये आपस में कोई बैठ के मुल्क के बारे में सोचेंगे। अभी तो हमें पार्लियामेंट में नजर आता है कोई अपने केसेस की बात कर रहा है, कोई नैब की बात कर रहा है। अभी तो मैं नहीं समझता किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं हो रही पार्लियामेंट में, तो ये बड़ा ये शहबाज गिल साहब बताइएगा, एफबीआई के चेयरमैन चेंज हुए, अगर आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, एमनेस्टी स्कीम भी है जिसमें सिर्फ अभी आपने अली नासिर साहब की बात सुनी, वो ही नहीं कह रहे, बहुत सारे एनालिस्ट का ये ख्याल कि इससे शायद इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस एमनेस्टी स्कीम के अलावा और क्या रिफॉर्म्स लाएंगे आप टैक्सेशन में? जी प्रिया, आपने मेरे से पूछा है। जी शहबाज गिल साहब। जी देखिए प्रिया, अली नासिर साहब ने फरमाया कि रुपये को डीवैल्यू करना हमारा जो है वो सबसे बड़ा क्राइम है। अगर आप टर्की के साथ देखें क्या हुआ तो आपको याद होगा कि बुरी तरह से रुपये वहां पे टर्किश जो लीरा है वो डीवैल्यू हुआ, और बहुत सक्सेसफुल गवर्नमेंट है, बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट है टर्की में वो, जिनको ये करना पड़ा आपके सामने चैलेंजेस थे। महाती मोहम्मद के जमाने में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनके जमाने में भी, उनके बाद की गवर्नमेंट में भी बहुत बुरी तरह से जो मलेशियन रिंगिट था वो डीवैल्यू हुआ डॉलर के खिलाफ। या कंट्रीज को ये बुरे स्टेप लेने पड़ते हैं, ये बिल्कुल मुल्क दुश्मनी नहीं होती अगर आप सही जगह पे आपकी करेंसी वैल्यू नहीं है। आप देखिए मुल्कों के साथ तो लड़ाई होती है कि आपने अपनी करेंसी बहुत सस्ती रखी हुई है, इसको ऊपर करें। मुल्क तो इस बात पे उलट लड़ते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, अमेरिका और चाइना की लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है कि आपने अपनी करेंसी जो है वो बहुत नीचे रखी हुई है, आप उससे एक्सपोर्ट का बहुत फायदा उठाते हैं, इसको ऊपर कीजिए। ये डॉलर की प्राइस आपके रुपये के साथ क्या है? अगर आपकी इकोनॉमी हेल्दी है, ये ज़हन में रखिए, अगर आप कर्जों पे नहीं चल रहे। अब हमारी मुसीबत तो ये ना, हमने पहले इतना कर्जा लिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट उसका हिट पड़ता है। जैसे आपको बताया कि अभी भी 2900 बिलियन तो हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो डायरेक्ट हिट पड़ता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी बंदे को आपने किसी ड्रग के ऊपर लगाया हुआ है, वो बेशक ड्रग जो है उससे आप सोए रहते हैं, ड्राउजी रहते हैं, आप कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही डॉक्टर वो ड्रग उसकी प्रिस्क्रिप्शन से हटाता है तो वो चीजें घर की तोड़ना शुरू कर देता है। तो लॉन्ग रन में तो वो चीजें 2, 4, 5 दिन प्लेटें तोड़े से निकाल ली, वो हेल्दी हो जाएगा लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन में जो हमें चीजें नजर आती हैं, जो प्रॉब्लम आती है, उससे हम डर जाते हैं। और अली नासिर साहब का डरना या उनका इस चीज के ऊपर जो खफा होना या उनका इस चीज के ऊपर डिसअपॉइंट होना, ये एक अमूमी, जी मेरी बात सुन लीजिएगा, एक अमूमी रिएक्शन होता है कि रुपये डीवैल्यू हो गया और उससे इमीडिएटली आपका कर्जा बढ़ जाएगा, इमीडिएटली आपकी जो है वो आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं देखते उससे आपकी एक्सपोर्ट भी वायबल होगी, उससे आपकी अपना जो अपने एक सवाल अगर भैया मैं शहबाज साहब से, अरबों रुपया अभी तक तो वायबल नहीं हुई डॉलर की, मैं बताता हूँ, जो एक्सपोर्ट होती है फ्री है, ये 2 से 3 साल आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसीज के बाद रिएक्ट उसमें और बहुत सारे आपको शहबाज साहब अगर एक सवाल शहबाज साहब मैं अगर एक सवाल आपसे, क्योंकि मैं ये तो डॉलर और रुपये वो जो वैल्यूएशन है ये तो यकीनी तौर पर इससे पहले भी काफी ज़ेरे बहस रही है। आज जो ये बजट है तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो रहा है, हमने जो क्लोजली फॉलो किया इलेक्शन से पहले भी, और एक तो ये था जी करप्शन कम करेंगे, उससे इकोनॉमी रिवाइव होगी, गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे, उस तरफ काम भी हो रहा है, रिजल्ट्स आए शायद। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम होगा जिसके अंदर टैक्स बर्डन जो है वो इक्वली शेयर होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप एक ही बजट में आपने सब कर देना है, लेकिन ये आपका 2 मिनी बजट्स के बाद जो करेक्टिव मेजर्स थे, ये तीसरा एक एनुअल बजट जो आपका प्रॉपर आया है। तो ये जो आपका इकोनॉमिक विजन था कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम आएगा, हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे बर्डन ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का लोड ज्यादा है, सैलरी क्लास के ऊपर ऑलरेडी बर्डन है। क्या आप समझते हैं कि आपने वो ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम की तरफ कदम बढ़ाया? अगर बढ़ाया तो आवाम को रोशनास करें कि वो कौन से इकदाम इस बजट में जिससे हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बने। शहबाज साहब देखिए, बात सुनिए, इसमें एक तो ये बात करेक्ट कर लीजिए कि ये हमारा पहला प्रॉपर बजट है। जब हम पिछली दफा आए थे तो बजट दिया जा चुका था, दरमियान में आपने कुछ ना कुछ फिक्स कर सकते थे हल्का फुल्का, लेकिन आपके पास पूरी फ्रीडम नहीं थी। ये हमारा पहला प्रॉपर बजट है हमारी गवर्नमेंट का। अब आपने बहुत दुरुस्त बात की, इसमें एक बहुत दुरुस्त निशानदेही की कि हमारी गवर्नमेंट का जो असल बात थी वो ये थी कि हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे और हम जो टैक्स नेट है उसको बेहतर करेंगे। जो पहले गरीब आदमी टैक्स ले रहा है सिर्फ उसके ऊपर बर्डन। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा टैक्स का निजाम किस तरीके से धर्म भरम है, बिल्कुल वो ब्रोकन है, अगर उसे आप कहें, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब
एक आवाज है शहबाज? से तो टैक्स नहीं लेंगे, फला से टैक्स लेंगे, साल के एंड के ऊपर। जी, शहबाज साहब की आवाज़ जो इस वक्त है वो हम तक नहीं पहुंची, शहबाज गिल साहब की। तो ये टैक्सेशन के हवाले से हम सवाल पूछा, आप हमारा इस वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन बजट के हवाले से देख रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है बेसिक, वो ये है जी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे, हम गवर्नेंस इंप्रूव करेंगे, करप्शन कम करके इकोनॉमी की रिवाइव करेंगे, और उसमें एक बुनियादी अगर बात है तो वो ये है जी कि हम टैक्सेशन के निज़ाम को ट्रांसपेरेंट करेंगे और बर्डन इक्वली शेयर करेंगे, ताकि जो जो तबकात टैक्स देते हैं उन पर इक्वल बर्डन पड़े, किसी पर इजाफी बोझ ना हो। मिसाल के तौर पे सैलरी क्लास पे इजाफी बोझ ना हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इजाफी बोझ ना हो, या एग्रीकल्चर बिल्कुल टैक्स ना दे, सब पर एक इक्वल बर्डन जो है इस वक्त हो। तो शहबाज गिल साहब अभी यही बात फरमा रहे थे, कोशिश करेंगे जी राब्ता इनसे दोबारा बहाल हो, लेकिन आपको बताते चले कि 5,550 अरब के टारगेट्स हैं, तकरीबन जो 12% से ज्यादा का टैक्स टू जीडीपी रेशो टारगेट है, 12.6% टू बी प्रिसाइज, अभी हम शायद 10.7% पर खड़े हुए हैं। टोटल जो इंक्रीज हमें एक साल में टैक्स रेवेन्यूज में करना है, दैट इज अराउंड 35%। अब ये 35% कहां से कलेक्ट होगा, ये बेसिक सवाल है, किस तरह कलेक्ट होगा, ये बेसिक सवाल है। कुछ मेजर्स जो हमने देखा है कि जो रिलीफ मेजर्स सैलरी क्लास के हवाले से थे वो वापस हुए हैं, हमने जीरो रेटेड रिजीम्स के हवाले से कुछ इकदाम सुने हैं, नॉन फाइलर्स के हवाले से कुछ इकदाम का हमने सुना है, और दूसरी अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बेसिक इकोनॉमिक विजन है वो उसकी अक्कासी कितनी हो रही है इस बजट में, ये भी बड़ा सवाल है कि ये पीटीआई के इकोनॉमिक विजन की अक्कासी हो रही है या आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज की अक्कासी हो रही है इस बजट में, ये भी हम इस वक्त सवाल जो है इस ट्रांसमिशन में उठा रहे हैं। तो अहम और बुनियादी नुकात हैं, और फिर यकीनी तौर पर सब में इंपॉर्टेंट बात है कि महंगाई पर असर क्या पड़ेगा। हम एक महंगाई के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ना है मुख्तलिफ अशिया के ऊपर, इस पर भी डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि चीनी और इसके अलावा अनोश की कीमतों पर जो आप अशिया इस्तेमाल करते हैं, अपने घरेलू अशिया, जरूरी अशिया, उन पर क्या फर्क पड़ेगा। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक ये ट्रांसमिशन अब तक पर जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप बजट के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। इत्तलात तो ये भी है जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करेंगे 9:15 बजे कौम से, तो ये शायद उनका तीसरा पैगाम होगा, यानी इससे प्री बजट एक वो दे चुके हैं, उससे पहले भी एक उनका एमनेस्टी स्कीम के हवाले से पैगाम आया है, और तीसरा आज 9:15 बजे कहा जा रहा हो सकता है। अब इसमें वो क्या कहते हैं एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, तो हम जानते हैं कि उसके क्या असरात हैं, क्या अभी तक वेलकम किस तरह हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान भर में, और उसमें ये बात बड़ा बताना जरूरी है कि उसका जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है वो रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन रखा है। तो अभी तक 1272 डिक्लेरेशंस उसमें आई हैं। तो ये देखते हैं कि आज इमरान खान साहब क्या कहते हैं। लेकिन अली नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी देर में हमारे साथ राब्ता बहाल होगा तो फरिया अजीज भी इस्लामाबाद से होंगी। सवाल ये है कि इमरान खान साहब जितनी बार भी आए हैं, अभी 2 बार जो आए हैं, उन्होंने आके ये बोला है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो सब में कम टैक्स देती है। ये आता है ये मैसेज सही हो अली नासिर, लेकिन ये मैसेज डिलीवर करने का अंदाज प्राइम मिनिस्टर साहब का सही है या नहीं है? क्योंकि हम लोग बहुत टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, हम चीनी पे टैक्स देते हैं, हम पानी पे टैक्स देते हैं, हम हर चीज पे, यानी हर चीज पे सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं। ये आउटराइटली कह देना कि हम टैक्स ही नहीं देते या हम सब में कम टैक्स देते हैं, ये आपको नहीं लगता कि इससे बजाय आदमी जो टैक्स दे रहा हो वो और डिमोटिवेट हो जाता है, कहता है यार ये, बल्कि अगर इस तरह बोला जाए इस पैगाम को कि अशराफिया इस मुल्क का जो एलीट तबका है वो टैक्स नहीं देता, इसकी वजह से जो आम आदमी है वो तकालीफ का उसको सामना है, मुख्तलिफ तकालीफ का सामना है, तो हम ऐसा निज़ाम लाएंगे जिससे एलीट टैक्स दे और आप लोगों के मसाइल हल हों। तो बात थोड़ी समझ में आती है। अगर ऐसे कह देना आगे पाकिस्तानी कौम तो टैक्स ही नहीं देती, साहब ये कोई अजीब सी बात नहीं लगती? आज आपको लगता है प्राइम साहब को आज इस बात को तीसरी बार रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से स्टेफान साहब मैं आपके साथ 100% अगर इजाजत दें कि अकील करीम डेडी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अकील करीम डेडी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मारूफ स्टॉक ब्रोकर हैं। अकील डेडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। बजट को किस तरह से देखा है? इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ हमने देखे नाराज हैं, स्टॉक मार्केट ने किस तरह रिसीव किया है इसको? थोड़ा इंडेक्स नीचे गया इससे पहले, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या बजट आने के बाद आपकी जो इस वक्त राय है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी जिंदगी बिजनेसमैन ने पैसे कमाए, हम लोगों ने पैसे कमाए, मुश्किल में है मुल्क, डेफिसिट में मुल्क है जी। अब इस मुल्क के पास कुछ देने के लिए नहीं रह गया, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। अब अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल रहेगी।
जिस मुल्क में आर्मी चीफ कह रहा है कि इतना बड़ा डिवैल्यूएशन हो गया, इसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि हम अपने ऑफिसर्स की तनख्वाह बढ़ाएं, तो बराए मेहरबानी बजट में आप हमारा बजट मत बढ़ाएं। उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरी कौम को खड़े होके कहना चाहिए कि हम अपनी मुल्क के साथ हैं, थोड़ा बहुत टैक्स हम ज्यादा दे देंगे लेकिन इस मुल्क को तकलीफ से हम निकालेंगे। दुश्मन हमारी तरफ नजर लगा के बैठा हुआ है, हमारे डेफिसिट बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अवाम अमीर हो रही है, हमारे बिजनेसमैन अमीर हो रहे हैं। तो 1-2 साल अब गवर्नमेंट को हमें देने हैं ताकि वो अपनी मुश्किलात दूर करें। स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी मैं ये समझता हूँ हम पे थोड़ा बहुत टैक्स लगा है, जैसे पावर सेक्टर में एग्जेम्प्ट है, टैक्स है ही नहीं, तो उनके डिविडेंड पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। इसी तरह रीट्स पे टैक्स बढ़ा दिए हैं, इसी तरह प्रॉपर्टी को 80% वैल्यू पे ले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी चीजें गवर्नमेंट अपने मसाइल हल करने के लिए कर रही है, हमें इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। भाई ये तो ठीक है कि दुरुस्त है ये बात आपकी कि कुर्बानी का वक्त है। अब पाक फौज ने भी किया, अपनी वुज़रा ने 10% सैलरी कम कर दी है और 21-22 अफसर ने सैलरी इंक्रीज दफा 17 से 20 से 5% इजाफा हुआ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो लोग ऑलरेडी बोझ तले थे उन्हीं से मजीद कुर्बानियां, यानी हम ये तवक्को रख लेते हैं ना कि और नए लोगों से कुर्बानी हो, जो हम तो ऑलरेडी सैलरी क्लास दे रही थी टैक्स। ये सही बात नहीं है। इस दफा बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने दी हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी जो भी चीज आप खरीदेंगे, आप फाइलर होंगे तो फाइलर को अपना एनटीएन नंबर देना है और नॉन फाइलर को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। तो अब वो दिन नहीं है कि ब्लैक मनी से आप काम अपना कर पाएंगे, अब आपके रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। हर आदमी को एमनेस्टी लेनी होगी, ब्लैक मनी रखने वाले को। हर आदमी को अपना फ्यूचर में एनटीएन नंबर लेना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो सिस्टम आ रहा है, इस सिस्टम में हम सबको अब बेहतरी की तरफ जाना है और ये जरूरी है और ये मुल्क की भी रिक्वायरमेंट है, हमारी अपनी भी नीड होनी चाहिए कि हमारा मुल्क मजबूत। अच्छा, और एक्सपोर्टर्स के लिए अकील रेड्डी साहब वो बड़ा जीरो रेटेड रेजिम पर कह रहे हैं कि हमसे हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, 24 से 19 अरब डॉलर ये क्या बैठे कह रहे हैं। एक्सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको गवर्नमेंट ने वादा किया है वो रिफंड दे देगी। सिर्फ फर्क पड़ेगा कि लोकल सेल टैक्स आपको अब देना पड़ेगा 17%। सही, पहले आप 9% दे रहे थे, अब आपको 17% देना होगा। अब फर्क क्या है? गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मशीन सेल टैक्स की लगा दोगे तो 17 वाला को हम 15 कर देंगे। अब आप मुझे बताओ कि 4,000 रुपए का मैं सूट खरीद रहा हूं, तो क्या मैं 6% टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दूंगा? ये मेरे ख्याल से अब हमें निकलना होगा। भाई, हम लोगों को एक मुल्क के लिए भी सोचना है, हम अपना कब तक सोचते रहेंगे? और इसको सफर करता है गरीब आदमी। हाँ। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट बजट में कोई प्रोजेक्ट रख नहीं पाती। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आना शुरू होगा, गवर्नमेंट हेल्थ पे काम करेगी, गवर्नमेंट एजुकेशन पे काम करेगी, गवर्नमेंट वाटर प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेगी, गवर्नमेंट हाउसिंग पे काम शुरू करेगी। तो हमें अब गवर्नमेंट को मौका देना है। लेकिन अकील रेड्डी साहब, एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेरेशंस आपने देखी है, 1272 डिक्लेरेशंस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब 2 बार आ चुके हैं, आज फिर तीसरी बार कौम से खिताब करने लगे। हम लोग जो है ना वो आदी हैं आखिरी दिनों में काम करने का। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको एमनेस्टी जब मिलेगी जब आप बैंक में पैसे केस डालोगे। तो अब केस पैसा वो मैं 15 दिन के लिए क्यों डालूं भाई? मैं तो आखिरी 29 तारीख को डाल दूंगा और 31 को मैं निकाल लूंगा। तो लोगों की सोच ये भी तो होती है ना, हर आदमी अपना बेनिफिट देखता है। तो जो एमनेस्टी अवेल नहीं कर रहा वो इसलिए भी नहीं कर रहा कि भाई अभी तो टाइम है ना, टाइम मैं दे दूंगा जब देना होगा। सही। अच्छा अकील रेड्डी साहब, एक चीज, क्योंकि ये बजट नहीं लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक्ड है, आपने डिस्काउंट रेट पे बात कई बार आप कहते रहते हैं कि सिंगल रेट होना चाहिए। आप कहां पहुंच गए डिस्काउंट रेट? आपको लगता है कि ये खुश करने के लिए हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए IMF, देखिए मैं एक बात, IMF हमको लेंडिंग दे रहा है, पैसे दे रहा है ना जी जी, अपने पैसे का इंटरेस्ट है कि हम उसके पैसे उसको वापस मिले, उसकी वजह से वो हमें डिसिप्लिन कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते या तो हम उनसे पैसे ना लें, और अगर पैसे ले रहे तो हमें डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, हमें उनको पैसे भी वापस देने होने, हम अपना खर्चा भी कम करें, हम अपनी स्पेंडिंग भी कम करें। तो मेरे भाई यहाँ बैंक है, सिर्फ 34 आदमी को पूरे पाकिस्तान की बैंक कर्जा देती है, 35वें आदमी को कर्जा नहीं मिलता। तो फिर वो जाके शोर मचाए ना, हमें कर्जा क्यों नहीं देते हो भाई? देखिए IMF
आपको पैसा दे रही है ना, पैसा जब आप ले रहे हो तो आपको उसकी कंडीशन माननी है। अब हमें अपने आप को ठीक करना है, हमने अपनी स्पेंडिंग कम करनी है, हमने अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, और ये जब हम कम करेंगे तो सरवाइव करेंगे ना। उधार लेके कब तक आप खाओगे भाई? आपके घर का बजट 2 लाख रुपए है, आपकी तनख्वाह लाख रुपए है, मुझे आप बता दो आप कैसे चलोगे? सही है। लेकिन ये शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ हैं। शहबाज गिल साहब, आपसे हम पूछेंगे, अकील जेडी साहब मौजूद है। शहबाज साहब, ये बताएं कि जो पीएसडीपी में कमी आएगी उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट पर क्या पड़ेगा? यानी अगर गवर्नमेंट उस तरह स्पेंडिंग नहीं कर पाएगी जिस तरह उसके पास इतना क्वेश्चन नहीं है, और हम समझते हैं नहीं है क्वेश्चन, माजी गलतियां साबका हुक्मरानों कर आप कह लें, तो फिर कैसे स्पेंडिंग होगी, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी? आपका जो 10 मिलियन जॉब्स का वादा है वो कैसे होगा? क्या उसके लिए सोचा है शहबाज गिल साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो अकील करीम जेडी साहब ठीक है, उन्होंने उनकी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनका जो माजी है वो सबके सामने है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, और हमेशा उन्होंने मुल्क के फायदे की बात की है। जब भी कभी मुल्क मुश्किल में हुआ है, वो हमारी गवर्नमेंट हो या पीएमएलएन की या पीपीपी की, पहले भी तो मुल्क कई दफा बहुत मुश्किल हालात में आया है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी तरजीहात कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ पाकिस्तान में बिजनेसमैन और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया है जब नेशन ने उन्हें कॉल किया। ये वो स्पिरिट है जिसकी जरूरत है। आपको क्या लगता है कि अकील करीम साहब को नुकसान नहीं होगा इस बजट में इनके बिजनेस को? बिल्कुल होगा। इनको अपने धंधे में या बिजनेस में नुकसान नजर नहीं आएगा? कुछ चीजों में जहां टैक्स बढ़ेगा शायद बिल्कुल नजर आएगा, लेकिन उनको लार्जर नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास नहीं है, मीन मुल्क के पास इस टाइम रिलीफ देने के लिए उस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स को नहीं है, हम कर्जों में दसे हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि जब आप पीएसडीपी नीचे करेंगे तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इन नियर फ्यूचर बिल्कुल होगी। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ये काम तो उसका मतलब आप और कर्जे डालेंगे, और कर्जे डाल के आप आर्टिफिशियली अपनी पीएसडीपी को बड़ा करके इकोनॉमिक जाली ग्रोथ तो दिखा सकते हैं, लॉन्ग रन में आप बड़े गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हमें ये अगला एक साल जो और है ये मुश्किल गुजारना पड़ेगा। इसके बाद इंशाल्लाह आपको पीएसडीपी भी उससे अगले सालों में बड़ी नजर आएगी, क्योंकि हम अपना टैक्स नेट बेहतर कर चुके होंगे, क्योंकि हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको बेहतर कर चुके होंगे। हम अपने गवर्नमेंट के अखराजात को आप देखिए, पहले हमने कितने कम किया, इस एक साल में और भी इंशाल्लाह कम करेंगे। तो हम उन चीजों को बेहतर कर चुके होंगे और वो तमाम सारा पैसा लेके जाएंगे पीएसडीपी में, और स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट और सारी चीजें 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, पहला बजट हम दे रहे हैं आपको, ये अगले बजट में आपको ये चीज इंशाल्लाह रिकवरी, शुरू में हम रिकवर करेंगे अपनी इस प्रॉब्लम से, और आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी ये बात तो जब ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी तो हाई ग्रोथ आपको इकोनॉमी देगी। ये तो शहबाज साहब आई एग्री विद यू कि ये बात है कि रियलिस्टिक आप लोग बता रहे हैं जो भी है। आप अभी खुल के बोल रहे हैं 1 साल है बुरे हालात, आप ये नहीं बोल रहे बहुत अच्छे हालात है, सब कुछ ठीक है, मुल्क में उस पर जो है पैसा बरस रहा है, ये सही है, अच्छी बात है, सच बोल रहे हैं और बिल्कुल सही, और होना भी यही चाहिए। अब एक सवाल ये कि इस पूरे सिनेरियो में आईएमएफ के जो हमने साबका प्रोग्राम देखे वो हमें वेवर्स देते रहे, हमें वो 10-10 वेवर्स एक प्रोग्राम में दे देते हैं। आप इंटरनेशनली भी आप बाहर हैं, आपका एक्सपोजर है बाहर का भी। इस दफा बड़े मुश्किल हालात हैं आलमी सतह पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। ये जो 5,550 अरब का टारगेट है ये हम क्वार्टरली अचीव नहीं करते, तो ये हमें वेवर इस दफा तो हमने देखा आईएमएफ वैसे सख्त होकर बैठा है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, भारत हमारे खिलाफ है, पूरी लॉबी बनी हुई है। तो फिर हम टारगेट अचीव नहीं करते तो क्या होता है? फिर वो डिफॉल्ट होता है, खुदा ना खास्ता क्या होता है? यानी उसका सिनेरियो क्या है, उसके लिए क्या हम क्वार्टरली मिनी बजट्स आएंगे, क्या होगा उसको अचीव करने के लिए? हम रिव्यू किस तरह करेंगे इन टारगेट्स को? नहीं जी, देखिए हमारी कोशिश पूरी है कि हम इंशाल्लाह इन टारगेट्स को पूरा करेंगे, और हम इनमें फेल नहीं इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि हमने एज अ कौम हमारा रिजॉल्व है। हमने इस सारी सिचुएशन में से आपने देख लिया, ये इस तरह के और लोग भी मौजूद हैं। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है अकील करीम जेडी जैसे लोग, लेकिन इस तरह के और लोग भी मौजूद हैं। आप भी अंदर से इस तरह के मौजूद है। मैं आपको ये दावे से कहता हूं, आपको जब मुल्क की ये फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है, आपसे भी अगर कहा जाए तो यू विल कंट्रीब्यूट टू, क्योंकि आप एक समझ रखने वाले पढ़े लिखे आदमी, आपको पता है मुश्किल इस टाइम मुल्क इस टाइम मुश्किल हालात में। हाँ, कौम का दिल तब टूटता है जब हुक्मरान ये बातें करा कर कौम को ये कह के कि आपकी कुर्बानी की जरूरत है, अब आप दे दें कुर्बानी, आप बर्दाश्त करें बोझ, और उसके बाद अपने अल्ले तल्लों पे खर्च करते हैं। आपको पता चले शहबाज गिल साहब ने बड़ी गाड़ी खरीदवा ली है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, तो आपका दिल टूटेगा कि यार ये बंदा छोटी गाड़ी पे सफर नहीं कर सकता था। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुल्क कर्जों में है, दूसरी तरफ ये हरकतें कर रहे हैं। या आपको पता चले कि मैंने अपने दफ्तर में 500 बंदों की दावत की और उसने इतना पैसा उड़ा दिया है,
या मैंने अपने फॉरेन ट्रिप्स में इतना पैसा उड़ा दिया है, आपको मेरी बात, तो आप फिर जाके कौम का दिल टूटता है। जब हुक्मरान आपके साथ मिलकर लड़ते हैं फाइट और अपने मुल्क को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो पब्लिक आपके साथ खड़ी होती है, क्योंकि पब्लिक को पता है वो क्या कर रहा है। ठीक है अली नासिर साहब, आपसे पूछूंगा और आप कुछ अगर सवाल पूछना है तो बताएं, लेकिन मैं जरूर ये पूछना चाह रहा हूं कि जो शहबाज गिल साहब बात कह रहे हैं वो ओनरशिप की बात है। इस प्रोग्राम हमने इससे पहले IMF प्रोग्राम फेल होते हुए इसलिए देखे अली नासिर साहब इस मुल्क में कि उसको पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं मिली। RGST का इशू आया था, हफीज शेख साहब ही पास नहीं करा पाए, असेंबली से चले गए, मुल्क से चले गए थे। फिर ये पॉलिटिकल ओनरशिप क्या PTI गवर्नमेंट या जो ओवरऑल सोसाइटी इस वक्त आपको नजर आ रही है इस प्रोग्राम के तहत IMF के, या अली नासिर साहब आवाम और PTI गवर्नमेंट भी इसको ओन नहीं कर पा रही, MNAs भी ओन नहीं कर पा रहे, शहबाज गिल साहब तो कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे। अली नासिर साहब, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? असल में बात यह है कि IMF को हवा बना के उसे विलन के तौर पे पेश किया जा रहा है। उसको इस चीज से कंसर्न ही नहीं है आप उसको विलन के तौर पे पेश करें, क्योंकि उसने उधार दिया और वो अपना उधार वापस लेना चाहता है, पीरियड। दुनिया में किसी ने भी अगर अपना उधार किसी को दिया हो और उधार वापस लेना हो, और बिलखुसूस बड़े सगीर के अंदर जो भी शख्स उधार देता है गलती से अगर दे दे तो लेने वाला हमेशा उसको गालियां ही दे रहा होता है। तो IMF को पूरे तरीके से पता है, दे डोंट माइंड। IMF का नाम इस्तेमाल करके बहुत सारी मनफी पॉलिसियां मुरतब की गई हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, जट का हिसाब है, रॉ विजडम है। सिफान 300 अरब रुपए यानी $2 बिलियन की खातिर आप जो हैं आपने अपने रुपये को डिवैल्यू कर दिया है। सबसे मेन इशू यही है, आपके बजट का सबसे बड़ा कंपोनेंट डेट सर्विसिंग है। आप कर्जों की दलदल में जो फंसे हुए आप मजीद फंस जाएंगे। हम तीनों जो चारों बैठे हैं टीवी के ऊपर, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस मुल्क के अंदर, और मैंने कभी भी ऐसे नहीं कहना कि कोई पॉलिसी पाकिस्तान मुखालिफ बने, जो भी होगी जाती तौर पर। शहबाज गिल साहब और अकील करीम डेडी साहब दोनों को एड्रेस करके यह बात करता हूं कि अगर इस लम्हे पर इमरान खान साहब की हुकूमत गैर मकबूल हो जाती है एक बेइंतहा घटिया बजट की वजह से, जो कि अवाम दुश्मन है, तो आइंदा फिर वही लोग वापस आ जाएंगे जिन्हें आपने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। शहबाज गिल साहब, अकील डेडी साहब ने दोनों ने फेस किया है म्यूजिक, तो आप रेडी हो जाएं। अनपॉपुलर पॉलिसीज की वजह से आप जहनी तौर पर, अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी सुन रही होंगी, या वो वजीर आजम बनेंगी या बिलावल बनेंगे। अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, ये बुरा बजट उसकी पहली सीढ़ी है। अगर स्टेटस को सियासतदान वापस आ गए तो आज गलत माशी पॉलिसियों का दिफा करने वाले रिसीविंग एंड पर होंगे। अकील डेडी साहब ने 5 साल बर्दाश्त की मनफी पॉलिसियां, और शहबाज गिल साहब भी इससे वाकिफ हैं, और पूरी आवाम, सिफान सुने, पूरी आवाम जो है भुगतेगी, इनकी गलती को भुगतेंगे हम। ये उनके पास एक नजरिया आप कह रहे हैं, उनके पास कौन सा एजेंडा है? उनके एजेंडे ही ने तो आज हम यहाँ खड़े हैं। उनका कौन सा, उनके पास तो एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उन्होंने कौन सा कुछ जो आवाम उनको दोबारा लेकर आएगी? चले कोई तीसरी बात आप कहें, कोई तीसरी नई कुव्वत आ जाए, वो ही लोग कैसे, और वो क्या कर लेंगे हल इस मसले का? वो तो और इस मसले को यहाँ पे पहुंचाया जी। मैं गलत ट्विटराटी के ट्विटर पे बैठे बर्गर पप्पू बच्चे जो कि शहबाज गिल साहब को मिसगाइड कर रहे होंगे, इनकी सोशल मीडिया टीम, उनसे हटके इनको बताना चाहता हूं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले इनके बारे में जो बातें की जा रही हैं, इनके हुकूमत के बारे में, ये अगर सुन लेंगे ना तो सीसी कान पकड़ेंगे। ये मैं आपको मुझे एक की तरफ बढ़ना है, और अकील करीम डेडी साहब कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बात उनकी And a very warm welcome to our special transmission. बजट 2019 पेश किया जा चुका है। बहुत सारे मामलात सामने हैं। महंगाई यकीनन बढ़ने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ टैक्स नट बढ़ाने का भी गवर्नमेंट वादा कर रही है। ये वो वादा है जो इससे पहले कई गवर्नमेंट्स कर चुकी हैं, लेकिन मटेरियलाइज नहीं कर सकी। इसहाक डार साहब भी बार बार ये बात कहते रहे कि टैक्स नेट बढ़ाना है। असल मसला ये है, FBI में रिफॉर्म का जिक्र करते रहे, मगर PMLN की टेन्योर में ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले पीपल्स पार्टी की टेन्योर में भी ये बात होती रही। कुछ बातें पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर सिस्टमैटिकली खराब हैं, स्ट्रक्चरली खराब हैं, और उनका जिक्र तो बार बार किया जाता है, लेकिन इस हद तक वो बिगड़ चुकी हैं कि वो सुधारी कैसे जाएंगी, ठीक कैसे होंगी, ये किसी को अभी तक वाजे नहीं हो सका। एक बात तो तय है कि देयर आर नो क्विक फिक्सेस, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर है तो क्या गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है, उस तरफ कोई कदम लिया है?
फिलहाल जो हैवी टैक्सेशन है उसके बारे में गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि पिछली गवर्नमेंट्स की वजह से या उनके कर्जे लेने की वजह से यहाँ तक मामलात पहुँचे हैं। सीधा सीधा मामलात हम आपको गज़ट के बता चुके हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, पेंशन 10% बढ़ जाएगी सरकारी अफसरान की। उसके अलावा ख़ुद गवर्नमेंट अपने ख़र्चों में कमी करने जा रही है और उन्होंने कहा कि वॉलंटरली हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी 10% इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह कम कर देंगे। एंड देयर इज अ लॉट मोर हियर, उस पर बात करेंगे। मायजा अमीन साहबा नून लीग से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। फरूक हबीब साहब MNA PTI, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मजहर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज धामरा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। आजिज धामरा साहब हैदराबाद से वो मेरे हैं। सिरफान खान हमें बड़ी देर से इस बजट के बारे में एनलाइटन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं और साथ ही हमें को होस्ट करेंगे। अली नासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। सो आई स्टार्ट विद यू मजहर अब्बास साहब, आप बड़े दिनों से ट्वीट्स भी कर रहे थे बजट के हवाले से, अब देख लिया आपने बजट, व्हाट इज योर ओपिनियन? शुक्रिया फरिया। देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, जो टेक्निकल साइड है उससे बात कर, टैक्स फिगर से बात कर, आम आदमी के नुक्ते नजर से मुझे नहीं लगता कि दोनों चीजें नहीं लगती। टैक्स नेट बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा और मैं हैरान हूं कि नॉन फाइलर्स को रिलीज दिया गया है। जो लोग फाइलर नहीं बनना चाहते वो तो उनको आप मजीद इस तरफ खेल रहे हैं कि वो फाइलर ना बने। नॉन फाइलर को आप रिलीज दे रहे हैं बजाय इसके कि ज्यादा सख्ती करें, आपने रिलीज दे के उसको फाइलर बनने से रोक दिया इसके, तो आप फाइलर की तादाद कैसे बढ़ाएं? दूसरी बात ये कि जिसकी वजह मोस्ट प्रॉब्ली ये है मजहर अब्बास साहब के वो कहते हैं इकॉनमी का पहिया या चलाना है किस तरीके से। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से जानते हो कि रिटेल में ना कोई बाइंग हो रही थी ना कोई सेलिंग हो रही थी। सो प्रॉबेबली किसी ने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ये वाला मामला हटा दें। अब देखते हैं बाइंग सेलिंग होती है कि नहीं इसके बाद। भैया, ये जो कारोबारी तबका है ये सिर्फ कारोबार करता है। यही वो तबका है कि जिसको हम बड़े कहते हैं कि अमीर लोग टैक्स, यही लोग हैं कि जिनसे के साथ बैठ के आप ये सारी चीजें करते हैं। तो वो कैसे आप टैक्स नेट बढ़ाएंगे, तो बताएं कि किस तरीके से आप टैक्स नेट बढ़ाएंगे। आपने FBR को रिफॉर्म नहीं किया, आपने सिविल सर्विस को रिफॉर्म नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि टैक्स नेट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाए। अभी आपको 30 जून के बाद पता चल जाएगा टैक्स एमनेस्टी के नतीजे में कितने लोगों ने अपने खाते। और फिर दूसरा इम्तिहान गवर्नमेंट का ये होगा, क्योंकि इमरान खान ने अपने पैगाम में जो उन्होंने 2 दिन पहले किया था, उन्होंने ये कहा था कि उनके पास सारी तफसीलात है कि खाते कितने। तो हम देखेंगे कि 30 जून के बाद जिन्होंने असा से जाहिर नहीं किया उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन होता है, क्या कार्रवाई होती है। जहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताएं कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, कौन सा एक तो पाकिस्तान नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया है, उन्हीं को हम रिलीज देते हैं और सैलरी क्लास को आप मजीद उससे करते थे। दूसरी तरफ आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये तो कहा कि वो अपनी सैलरी भी बढ़ाएंगे, उन्होंने 10% अपनी सैलरी बढ़ दी, कम कर दी। लेकिन जब ये यही रेजोल्यूशन कौमी और असेंबली और सूबाई असेंबलियों में गए, जो मेंबरान की तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने के सिलसिले में, वहां ये पोजीशन क्यों नहीं दी गई? वहां गवर्नमेंट ने ये पोजीशन क्यों नहीं दी गई कि गवर्नमेंट के MNA MPs कहते थे हम अपनी सैलरी सिर्फ प्रोविंशियल तो भी बजट्स आने हैं। नहीं, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं तो ऑलरेडी जो बढ़ा चुके हैं पहले MNAs और MPs की तो ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन चीजों से ठीक है एक आप केस के तौर पे ये कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई कंट्रोल हो पाएगी। वजह ये कि आपकी मैसेज करप्शन है और वो जो भी आपकी रिफॉर्म होंगी उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक इसलिए नहीं आते कि आपके यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो FBR की शक्ल में हो या दूसरी जगह शक्ल में हो, वो या तो इंतहाई करप्ट है और या ये कि वो उसके असरात नीचे तक पहुंचते ही नहीं देते।
तो एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि उसकी जिंदगी में सो यस अब्बास साहब, आई थिंक आपका बड़ा वाज़ह नुक्ता है कि कई या फियर है कि ये कॉस्मेटिक चेंजेस लग रहे हैं वंस अगेन, जो कि हमने भैंसों को बेचते हुए देखे, दीगर मामलात करते हुए देखे, लेकिन क्या इनके इम्पैक्ट और इफेक्ट हम आते हुए देखेंगे? इजाज़ ज़ाबर साहब, आई विल कम टू यू नाउ। ये बजट के हवाले से ऑपोजिशन तो बहुत तनकीद कर रही थी, वो तो बजट पेश भी नहीं करने दे रहे थे, लेकिन बार बार गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, आज दोबारा हमाद अज़हर साहब ने भी आगाज ही यहाँ से किया कि बैगेज सारा पुरानी गवर्नमेंट्स का है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट भी शामिल है, PMLN भी शामिल है। से बार बार आजिज़ी छीनना चाह रही हैं, मैं आजिज़ी हूँ और आजिज़ी रहने दें मुझे। अच्छा, दूसरी बात यह है, आजिज़ दामरा साहब, सॉरी। अच्छा, दूसरी बात आपने बड़ी अभी जबरदस्त बात की कि ये भैंसों को बेच के बचत करने का जो एक झांसा दे रहे थे कौम को, और जब बाहर के मेहमान आए तो उससे दुगना बल्कि 50% ज्यादा पे इन्होंने किराए की गाड़ियां खरीद कर ली। तो ये एक सिस्टम है कि आप कैबिनेट के चंद वज़रा की 10% जो कटौती कर दें और पूरा साल इस पे ये ढोल बजाते रहेंगे, मगर अभी आपने 200 अरब जो है वो GST जो है वो लगा दी है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट मैं और आप होगा और इस मुल्क की अवाम होगी। और इशू ये है इनका कि 10 महीने के अंदर, सितंबर में जब इन्होंने बजट पेश किया था, इन्होंने जो रेवेन्यू जो कलेक्शन थी उसमें इनका मुकम्मल तौर पर टैक्स जो थे वो फेल्यूर था इनका, ये नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सकी फेडरल गवर्नमेंट, बल्कि सूबाई हुकूमत में सिंध वाहिद सूबा था जिसने बेहतर कलेक्शन की टैक्सेस की। तो ये इनके पास टीम अभी भी नहीं है, ये आज भी कंफ्यूज है, मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज है। इस बजट के बाद अब ये बहाना खत्म होना चाहिए इस हुकूमत का कि ये पुराना जो बोझ था पार्टियों का वो हम उतार रहे हैं। देखें, अगर हमारी गवर्नमेंट की बात है तो हमने गवर्नमेंट किससे वसूल की थी उस टाइम, किससे हैंडओवर की थी? जनरल मुशर्रफ से, जिसने इस मुल्क में 9 साल गवर्नमेंट की थी। क्या उस टाइम आइडियल सिचुएशन थी? और महंगाई की शरह देखें और 10% आपने तनख्वाह बढ़ा दी है, ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। अदरवाइज जो महंगाई की शरह देख के ही महंगाई उसको तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। 10% तो पुरानी हुकूमतें भी देती रही, बल्कि ये क्रेडिट दें आप पीपल्स पार्टी को कि उस वक्त भी सूटेबल पोजीशन में नहीं था पाकिस्तान फाइनेंशियली हवाले से। 50% एक साल में सैलरी जो है वो बढ़ाई थी हमने, और 150% टोटल पीपल्स पार्टी का जो टेन्योर है उसमें तनख्वाहें थी। तो इसमें अभी जी, आजिज़ दामरा साहब ने अपनी गवर्नमेंट का जिक्र किया कि कितनी सैलरी उस वक्त बढ़ाई थी, कैसे मामला ठीक किए थे, लेकिन ये इस गवर्नमेंट का पहला बजट है और खुद गवर्नमेंट कह रही है कि हमें बहुत सारे अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़े हैं, मगर अनपॉपुलर डिसीजंस का बेनिफिट क्या निकलेगा? जी, उमर ने जो बजट पेश किया, जो टारगेट रखा था, ये उसमें भी टारगेट अचीव करने में भी फेल्यूर था ना इनका। तो अभी भी यही होगा, अभी भी यही होगा। जी, अभी भी कोई टारगेट अचीव नहीं कर सके। राइट, सो इफ यू अलाउ मी फारूक हबीब साहब, ये आप लोगों का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? शॉर्ट टर्म तो हमें नजर आ रहा है टैक्सेशन आपने कर दी है, आप कह रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे, उसके ऊपर हम तफसीलन पूछ लेंगे आपसे कैसे, लेकिन फिलहाल तो इमीडिएट प्लान यही है कि टैक्सेस बढ़ा दो। नहीं, देखें, तो उसके बाद क्या होगा? देखें, नहीं, टैक्सेस बढ़ाने की बात नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क का निज़ाम है, निज़ाम चलाने के लिए आपको आमदन की ज़रूरत है। इसी तरह हुकूमत के खराजात जो हैं उससे पूरे होते हैं, जिससे आपने लोगों को सैलरीज भी देनी है, जिसने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, जिससे आपने जो है वो डेवलपमेंटल बजट भी लेकर आना है। और मैं समझता हूँ कि जितनी बदतरीन इकॉनमी हमें मिली, जो खजाने की सूरत हाल मिली आज से आने पहले किसी हुकूमत को नहीं मिली। और गुजारिश सुन लें, देखें, गुजारिश सुन लें। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जब आपको हर इदारा खसारे के अंदर मिला हो, जब आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो श्रिंक हो रहे हो, जब आपके मुल्क के अंदर टैक्स देने का ना कल्चर हो, उससे आप 8 महीने के अंदर जो इनकी 40 साल की नाहलियाँ हैं वो 8 महीने के अंदर ठीक नहीं हो सकती। जो असल मामला ये है कि जो मौजूदा बजट है नामसाइद हालात में पेश किया गया, इसके बावजूद हुकूमत ने अपनी तरफ से शुरू किया कि 30 बिलियन कट लगाया है हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। सबसे पहले कैबिनेट ने अपनी 10% तनख्वाहों के ऊपर कट लगाया,
30% जो है वो सिविल 30 बिलियन रुपया जो है वो सिविल एक्सपेंडिचर जो सिविलियन एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कट लगाया। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने एक्सटेंशन जो है वो डिमांड नहीं की। इसी के साथ साथ जो है वो गरीब आदमी के लिए कर क्या बजट आपने बनाया है, आप उसको बढ़ाएं, बिजनेस बढ़ाएं, लोगों का रेवेन्यू बढ़ाएं। ये देखें ये चीजें जो हैं ये इन लॉन्ग रन है। आपने बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी इकदाम लिए। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दें। जो आम आदमी है, गरीब आदमी के लिए हमने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो बजट था उसको हमने बढ़ाकर जो है वो 182 अरब रुपए में ले गए। 100 अरब रुपए का इनकम सपोर्ट इज नॉट बिजनेस। सुन ले 100 अरब रुपए का उसके अंदर इजाफा किया है। जो आपका गरीब आदमी है उसको भी तो हमने सहारा देना है ना, उसको भी तो शेल्टर देना है। प्रोजेक्ट आप उस लोगों को पैसे दे रहे हैं एक्सचेक ये आप उसमें आप डायरेक्टली वापस भी तो लेकर आए पैसा, वैलिडेट कर रहे हैं। उससे देखें लोगों को शॉर्ट टर्म के ऊपर, आम लोगों को, गरीब आदमी को, रेडी वाले को, छाबड़ी वाले को रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए उनको कर्जे हसना भी फराम किया जा रहा है, लोन भी फराम किया जा रहा है। जो हमारी आबादी का 51% खवातीन है उनको भी जो है वो उसके अंदर बजट में के अंदर पैसा दिया जा रहा है, लोन्स दिए जा रहे हैं। कोई सिलाई कढ़ाई की मशीन लगा सकता है, कोई छोटा मोटा अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह 100 अरब रुपया हमने कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो स्टार्टअप्स के लिए है। वो नौजवान जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, वो अपने कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे। इसी तरीके से देखें आप लोगों के पास आइडियाज हैं, हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, जो उनको लोन्स मिल रहे हैं 6% के ऊपर उनको सस्ता लोन मिलेगा। बाकी जो है उसका इंटरेस्ट रेट हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हुकूमत का काम है मौके फराहम करना, आगे काम जो है वो हमारे लोगों ने करना है। जो हमारी यूथ है उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो काम कर सकें। अब जो असल में क्वेश्चन सुन ले सर, मैं एक सवाल अगर आपसे याद में एक और बड़ी अहम चीज, एक सवाल छोटा सा फरसा अगर ये पूछ लो, क्योंकि आप जो एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना BISP की, तो उस पर जरूरी मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि जो पॉवर्टी है पाकिस्तान में वो मल्टी डायमेंशनल है। मतलब आप किसी को पैसे देकर गुर्बत खत्म नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि यहां पर बहुत से और फैक्टर्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अगर चीनी कीमत बढ़ जाती है, इसी तरह से किसी और ऐसे फैक्टर की जो अशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ जाती है, तो आप उसको 2000 रुपए महीना दे देंगे तो उस इफेक्ट को नलिफाई नहीं कर सकेगा वो 2000 रुपए। तो मल्टी डायमेंशल पॉवर्टी है, उसके अंदर सिस्टमैटिक पॉवर्टी है, हाउस होल्ड पॉवर्टी नहीं। देखें गुजारिश सुन लें, हमने लोगों को, लोग पॉवर्टी किसी को पैसे देने से खत्म नहीं होती, इसलिए से मेरा इत्तेफाक है आपसे। जब तक लोग अपने पाँव के ऊपर खुद खड़े नहीं होंगे, अपने छोटे छोटे कारोबार डेवलप नहीं करेंगे, उनकी आमदन का एक जरिया नहीं बनेगा, वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर सकते। तो हम उनको जो है वो आमदन का और अपने एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने की एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत उनको छोटे लोन्स दे रही है, छोटे कर्जे फराहम कर रही है। जिस तरह मैंने स्टार्टअप्स की बात की है, 12 करोड़ इस मुल्क के अंदर नौजवान हैं, उनके अंदर मायूसी थी। अब उनको जो है वो सस्ते लोन्स फराहम किए जाएंगे, सस्ता सरमाया जो है वो उनको फराहम किया जाएगा, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। आपकी इकोनॉमी का साइज 313 अरब डॉलर से 280 अरब डॉलर आ चुका है फरवरी साहब। 313 अरब डॉलर से 280 अरब डॉलर आ चुके हैं। मजीद अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जिनको आप कारोबार का पैसा देंगे लोग नौकरियों से जा रहे हैं। जी आप फरमा लीजिए। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। ये लेट मी ऐड, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। आपकी बात पे जाएंगे तो फिर तो जो है वो सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं अभी कल एक बेवरेजेस कंपनी के CEO से बात करी थी, उन्होंने कहा हमारी रिडेंडेंसीज होने जा रही हैं। उससे एक दिन पहले हम एक और कंपनी के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा हम कटौतियां करने जा रहे हैं। हमारे मीडिया के अंदर आप देख लें, किसी की अभी कुछ देर पहले एंटरटेनमेंट से एक साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट में बंद हो गए ड्रामे बनना, मूवीज बनना, आपकी इकोनॉमी का पहिया रुका हुआ है। दैट्स अ फैक्ट। देखें गुजारिश सुन लें, जहाँ पर है इदारों के अपने मामलात हैं, किसी जगह के ऊपर जो है ये प्राइवेट इदारों के अंदर हायरिंग फायरिंग जो है इनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी नहीं, इनकी अपनी इनकी एक अपनी सुन ले फरिया, इनकी एक अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं। आप उसको हुकूमत के ऊपर ना डाले कि बहती गंगा के अंदर हाथ धोने जा रहे हैं। इससे पहले सुन ले, इससे पहले क्या फायरिंग नहीं होती रही, इससे पहले क्या रैशनलाइजेशन नहीं होती रही। ये इदारे करते हैं, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क के अंदर, उसका फ्लो ज्यादा है। रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर, मर जाए खत्म हो जाए आपका कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए सुन ले, हमने 1650 ऐसी आपकी इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जिनको टैक्स एग्जेम्पशन दी है। किसको दी है? इसी इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए दी गई है कि वो जो अपना सस्ती अशिया पैदा करें और यहाँ पर पैदा करके लगाएं। जो हम इंपोर्ट्स के अंदर कमी लेकर आ रहे हैं
उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को सहारा मिलेगा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो आपने चीन के साथ 313 नई प्रोडक्ट्स का FTA साइन किया है, जो $68 बिलियन की आपको नई मार्केट मिली है, उस पर भी हमारी लोकल इंडस्ट्री ने जाकर कम्पीट करना है। थोड़ा सा इंतजार करें, इसके मुस्बत असरात नजर आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर भी डिस्काउंट रेट अपनी जगह आपने पहुंचा दिया है। नहीं देखें, हमारी डिस्काउंट रेट आप पहुंच गए, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर लोन नहीं ले रहा, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, एक्सपेंशन नहीं हो रही, डिस्काउंट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट रुक गई है। आप भले उन्हें एग्जेम्पशंस दे दें, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे इस हालत में। इतने 12.5% रेट के ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? देखें और आपकी एमनेस्टी स्कीम के भी ऊपर कोई ज्यादा जो एमनेस्टी स्कीम है, 5 लाख पर टैक्स, उसके जो नतीजे निकले, लोगों ने पैसे निकाल लेना है यहाँ से। जो एमनेस्टी स्कीम है उसके नताइज आना अभी बाकी है, अभी कबल अज़ वक्त हम उसके नताइज के ऊपर बात नहीं कर सकते। एक मौका फराहम किया गया है, बाकी हुकूमत के पास कार्रवाई के लिए तमाम तरह रिकॉर्ड और डाटा मौजूद है। बेनामी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिनके फॉरेन एसेट्स हैं उनका डाटा मौजूद नहीं। आप दो बातें करती हैं हमेशा, सुन लें आप हमेशा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा दो बातें करते हैं, एक तरफ आप हुकूमत को कहते हैं कि आप टैक्स कलेक्ट करने के अंदर नाकाम है, दूसरी तरफ जब हुकूमत कहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, कानून की अमलदारी कायम की जाएगी, उस वक्त आप कहते हैं लोगों को डरा रहे हैं। लोगों को डरा नहीं रहे, बल्कि लोगों को मौका फराहम किया गया है, फैसिलिटेट किया गया है। टैक्स देंगे, लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। FBR जाकर लोगों के साथ नाजायज टैक्सेशन नहीं करेगा, उतना पैसा तो लोग रिश्वत दे देते हैं। सुन लें ना, FBR के अंदर आपको भी शिकायतें हैं, आप सुन लें FBR के अंदर जैसे ही चेयरमैन आए हैं FBR शबर जैद, नहीं उन्होंने अनाउंसमेंट की कि किसी तरीके से किसी के धौंस धांधली के जरिए लोगों के अकाउंट्स फ्रीज नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि लोगों के उससे जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड अनाउंसमेंट किए, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, लोग शिकायत कर रहे थे। ही हैड टू गिव दिस स्टेटमेंट अंडर ड्यूरेस। स्टेटमेंट दी है, को आके देनी पड़ी स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी तमाम लोग डरे हुए थे, परेशान। डरे होने की बात नहीं है, जहां पर हुकूमत महसूस करती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, वहां पर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। आई लेट यू कम बैक, आई कम बैक ऑन दिस। माइजा मीत साहिबा, बजट आप लोगों ने देखा, बहुत सारे मामला आप लोगों के खराब किए हुए हैं। ये गवर्नमेंट कह रही है उन्हें वक्त लगेगा, तकलीफ दे स्टेप्स लेने पड़े हैं कि FBR में आप रिफॉर्म नहीं कर सके, दीगर मामला में आप रिफॉर्म नहीं कर सके, अब वो कहाँ कहाँ रिफॉर्म करें? कहीं भी तो रिफॉर्म नहीं किए फरिया, 1 साल हो गया है। आप मुझे चलें, लेट्स टेक देयर वर्ड फॉर कि भी हमने सारा कुछ खराब कर दिया, तो इन्होंने ठीक क्या किया है? 1 साल तो हो गया है ना तकरीबन। अब मतलब नेक्स्ट बजट जो है, अब 3 बजट पहले दे चुके हैं अभी तक। अभी उन्होंने पहले बात भी की कि तीसरा बजट है, ये पहले मिनी बजट अनप्रेसिडेंटेड जो है, पहले तो नहीं आया ना बजट। तो बात ये है, देखें जो तब्दीली के वादे किए थे आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ट्रिलियंस की बात करें या बिलियंस की बात करें, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सड़क पे है, जो आम नौकरी करता है, जो 15,000 या 20,000 तनख्वाह जो है वो उसकी है, वो किस तरह जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बर्दाश्त करेगा? मुझे ये बता देना। आपने हर चीज़ के ऊपर जो डेली आम ज़रूरत के आइटम्स हैं, आप उसमें घी देख लें, चीनी देख लें, उसमें गोश्त देख लें, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर जो आम खाने पीने में ये सारी चीज़ों पे आपने टैक्सेस लगा दिए। आपकी एमनेस्टी स्कीम फेल हुई तो आपने क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों पे लगा दिए। आपकी एमनेस्टी देखिए, अभी तक आपको नहीं बता दें कि फर्क जब वो चले उसका another project that is going to be obviously going to fail। तो बात ये है कि देखिए, अगर बार डबल डिजिट्स या डिजिट्स की बात करें तो ठीक है, हम भी कर लेंगे, लेकिन आम आदमी को तो यही समझ आ रही है ना कि आम आदमी के लिए हर चीज जो है वो डबल कीमत की हो गई है। ये रियलिटी है। अभी इन्होंने बात की कि जी हमने नौजवानों के लिए ये स्मॉल बिजनेस स्कीम जो है लॉन्च की है। मुझे ये मैं इनको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जब मरियम नवाज ने ये स्कीम लॉन्च की थी उस वक्त तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था इस लॉन्च को कि जी ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मैं बात ये कर रही हूँ कि PMLN ने की थी। चलें उसको समझ लें। देखिए, PMLN ने जो PM यूथ प्रोग्राम शुरू किया था उसमें ये बिजनेस लोन स्कीम थी ना। ये तो कॉपी कर रहे हैं ना, हर चीज पहले कॉपी कर रहे हैं। यहाँ तख्तियां उसी चीज पे लगा रहे हैं जो हमने इनिशिएट किए हैं, या उस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं जो हमने पहले कर चुके हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे सिर्फ एक बात, मुझे
एग्री विद यू कॉपी कैट्स है, लेकिन फिर जरदारी साहब को जेल में डालने पे भी कहें कि हमने शुरू किया था इसका आगाज। देखिए मैं आपने कभी बजट की बात की ना, मैं उसमें भी बजट की बात प्लीज इंतकामी कार्रवाई। देखिए मैं इस चीज में आपने सर्व किया शहबाज, मैं इस चीज को बिलीव, आज आप क्रेडिट ले लें कि हमने जेल में डाला है, ये हैवी क्रेडिट ले लें। हम अगर ये चीजें, ये कार्रवाइयां करप्शन के लिए हो रही होती ना, नहीं, लेकिन जरदारी साहब को जेल में डालने की बात, अगर ये करप्शन की जरदारी साहब को जेल में डालने की कोशिश किसने की? बता देती हूँ ना फरिया, अगर इनकी बेसिस करप्शन होती ना तो शायद हम लोग इस बात पे एग्री करते। अगर इनकी बेसिस सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, सिर्फ ऑपोजिशन को खामोश करना है ताकि जो ये जारहाना बजट पेश कर रहे हैं उस पे आवाम की तर्जुमानी ना करे ऑपोजिशन। लेट मी कंप्लीट। अगर ये चाहते हैं कि हम ऑपोजिशन भी खामोश हो जाए, मीडिया भी खामोश हो जाए, जुडिशरी को भी खामोश करने जा रहे हैं, तो ये करते रहे, लेकिन इससे कोई इनको फायदा नहीं होएगा, क्योंकि हम लोगों की जो है प्रेफरेंस ये है कि हम बजट पे ही बात करेंगे, हम बजट पे ही तनकीद करेंगे। हमें आवाम किसी और को जेल में डाल दे, वो कह रहे हैं और लोगों को भी डाल दे और नहीं, आप मुझे बताएं ऑपोजिशन से कोई एक बंदा बता दे जो जिस बंदे को नैब ने पकड़ा हो। आपने पहले नैब को प्रेशराइज किया, आपने नैब चेयरमैन को प्रेशराइज किया, नैब ने आपको रिजल्ट शो कर दिए। अब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप चाहते ही नहीं है कि कोई वॉइस हो, तो फिर उसमें आप यही जो बजट की बात करें, आपने तख्तियां भी उन प्रोजेक्ट्स पे लगाई जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के थे, आपने लॉन्च भी वो प्रोजेक्ट किए जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के थे, आप उनको तनकीद भी का निशाना भी बना दिया और उसमें करप्शन की चार्जेस। अभी इन्होंने बात की, इन्होंने आप अनइंटरप्टेड पूरा टाइम दिया। लेट मी कंप्लीट माय, मुझे भी बात कर लेते हैं। डोंट से अनइंटरप्टेड, आई इंटरप्टेड। 1.5 ट्रिलियन जो है वो एडिशनल टैक्स है। 1.5 ट्रिलियन आम आदमी कैसे, मुझे बताएं इस चीज को बर्दाश्त। इसका मैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अब दोनों की बारी हो गई है। देखिए हमें तो सिलेक्ट किया है, अल्लाह ने सिलेक्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी के डिक्टेटर के पांव पकड़ के नहीं। ये इस वक्त आप बजट के हवाले से हमारी देख रहे हैं खुशी तौर पर, और इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, आप इनका मौक़िफ़ सुन रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इस वक्त के जैसी राब्ता बहाल होता है, हम उनसे दोबारा गुफ्तगू भी हमारी जारी रहेगी कि एक ब्रेक पे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत से इस वक्त हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में टैक्स बेस कितनी बढ़ाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ और अहम बातें इस बजट से मुतालिक इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगी, तबसरा तर्जुमा का हिस्सा होंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन में दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आई कम टू यू अली कि अब तक के जो मामलात हैं ये पॉलिटिकल रेटरिक एक तरफ, लेकिन क्या जो इकॉनमी में हम एक स्टैंड स्टिल देख रहे हैं उसकी वजह अकाउंटेबिलिटी का डर है, अकाउंटेबिलिटी के नारे हैं, या एक्चुअली लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है? इसकी रीजन क्या थी, और अभी जो बजट है उससे क्या ट्रस्ट दोबारा आएगा? अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन बेसिकली इसका जो मैं कहूँगा जो कुछ अभी मुल्क में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी असद उमर साहब के ऊपर आएगी, जो इनिशियली फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब ये है कि PTI वाले खुद बड़े परेशान थे, उन्होंने उनमें अपना ट्रस्ट रखा। ये अब्दुल हफीज शेख साहब तो अभी आए हैं, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए डायरेक्टली असद उमर इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि सो कॉल्ड कॉर्पोरेट गुरु, CEO पता नहीं क्या थे, तो उन्होंने बहुत पुअरली परफॉर्म किया जितना उनका टेनर था। इसके बावजूद कि इज़ अ वेरी नाइस कम्युनिकेटर, परहैप्स अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट उनको शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में उतना नहीं पता था जितना हमने अज्यूम कर लिया था। तो majority of the damage has been done by his inexperience and his lack of knowledge of the economy। ये बड़ी क्लियर कट बात है, इसमें मैं अभी करंटली इनकी कैबिनेट के अंदर लोगों को इतना ब्लेम नहीं करूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए इमरान खान साहब की, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बात करूंगा, हर आदमी यही रिपीट करता रहा है, सो लेट मी कम बैक टू इट। इमरान खान साहब की खुद अपनी नीयत तो साफ रही है ना, उनका एम तो यही रहा है भाई मैं सक्सेसफुल हूं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगला इलेक्शन हार जाएंगे, मुमकिन है उनकी हुकूमत भी ना चल पाए, तो वो तो चाहते हैं मेरी गवर्नमेंट चले। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है हमाद अजहर। हमाद अजहर साहब को भी कुछ नहीं पता रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से चलता है पाकिस्तान का, बट सिंस यू नो ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल डायनेस्टिक फैमिली, और उनका बड़ा रोल रहा उनके वालिद साहब का जब वो हयात थे कि PTI को कामयाब बनाने में, तो उनको रिवॉर्ड के तौर पे ये मिल गया।
अनफॉर्चुनेटली दोनों को समझ में नहीं आ रही थी, इकोनॉमिक टीम खराब थी, नए लोग रखे, लोगों ने ये सोच के रखा कि वो ठीक चलाएंगे। अब्दुल हफीज शेख साहब की अपनी रेपुटेशन अंडर क्वेश्चन है। तो अब बात जो आप कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा वजन है। अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सप्लेन करना बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मुश्किल है, लेकिन रिलीफ प्रोवाइड करनी थी। फरूख हबीब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, काबे की रौनक, काबे का मंजर देख कर आए। मेरे ख्याल से गलत बात इनके मुंह से अब निकल नहीं पाएगी। बात यह कि ये अवाम के नब्ज़ को अगर आप आज जाकर रीड करें तो आप गली गली मोहल्ले जाएं और पीटीआई के मुतालिक लोग क्या कह रहे हैं, ख़ासतौर पे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और तब्दीली को वोट दिया, इस बजट को देखने के बाद उनके मुंह से जो मुगल्लज़ात निकली होंगी मेरे ख्याल से माजी की हुकूमतों के लिए कभी भी नहीं निकली होंगी। तो इन दोनों से भी माफ़ी मांग लेते हैं, मायजा अमीद साहिबा से भी, आजिज धामरा साहब से भी, कि इनकी हुकूमतों को हम ब्लेम करते रहे। बेशक इनमें बहुत खराबियां खामियां थी, करप्ट थे, ये थे, वो थे, जो भी, आई डोंट नो। आज माफी मांगी जा रही है आपसे ऑफिशियली? नहीं, मैं इनसे माफी मांग रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मिल के भी मुल्क की मईशत का उतना सत्यानाश नहीं किया जितना इन्होंने जो है वो एक साल में कर दिया। और इसका नुकसान सिर्फ इमरान खान और अवाम को होगा। इनकी बाकी टीम जो है वो सब सूटकेस पार्टी है। तो बड़ी खुश हो रही है यहाँ पे। अब आजिज साहब का मुझे पता नहीं, ये इनकी पार्टी के ज्यादातर मेंबरान जो है वो सूटकेस पार्टी, सूटकेस के लोग हैं, वो सूटकेस लेके उधर चले जाएंगे। अभी मायजा अमीद साहिबा के पास घबराना नहीं है जी। अब्दुल हफीज शेख साहब का कुछ पता नहीं, अगली दफा वो नून लीग के फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं उनका। वो सूटकेस पार्टी के लोग हैं, ये आज इनकी पार्टी में, कल उनकी पार्टी में। जी, दिस इज ऑल आई कुड से। मैं कम टू मजहबाज साहब, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं बजट के साथ साथ। कल ज़दाई साहब गिरफ्तार हो गए, आज हमजा शहबाज। स्कॉटलैंड यार्ड की अलग है, उसकी डायनामिक्स अलग है, लेकिन जो एक तासुर था अकाउंटेबिलिटी का, कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जर्नलिस्ट से मिले तो जर्नलिस्ट उन्हें कहते रहे कि या अकाउंटेबिलिटी कर दीजिए या फिर नारे थोड़ी से हल्के कर ले। क्या नैरेटिव को फायदा हुआ है इन गिरफ्तारियों से? क्या जो ट्रस्ट डेफिसिट हम देख रहे हैं वो बढ़ेगा अगर ये अकाउंटेबिलिटी आगे चलती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, शॉर्ट टर्म तो फ़ायदा होगा, जाहिर है। जो इमरान खान का नैरेटिव था वो आगे बढ़ेगा। पीटीआई के लोग ये कह सकेंगे कि जी जो हमने वादा किया था, उनके बकौल जो हमने वादा किया था कि चोर डाकू इन सबको जेल में डालेंगे, वो उन्होंने जेल में डाल दिया। अब आगे उनके मुकदमात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं ये आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो सिचुएशन आज स्टैंड करती है तो वो ये, जो भी उनसे बात करेगा वो यही कहेंगे कि जी हमने तो यही कहा था कि इनको हम जेल में डालेंगे, हमने डाल दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत लिंक करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो जो चीज़ें करने की है, ये नहीं कि किसी के जेल में डालने से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लेकिन आप टेम्परेचर कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन रहे, कंट्रोल रहे, इंगेज करते हैं आप चीज़ों को बगैर अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। देखिए, इनके पास 5 साल हैं और मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ये अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करें। ये इनका राइट है, इनका डेमोक्रेटिक राइट बनता है। अपोजिशन का अपना एक अंदाज़ होता है, अपोजिशन के पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहें तो उसके आइनी रास्ता मौजूद होता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अब अगर इसी बजट को देखें तो मुझे बता दें कि ये ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिससे टैक्स नेट बढ़ेगा। वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इससे पहले टैक्स नहीं देते थे, वो आप टैक्स देना शुरू कर देंगे। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, येलो स्कीम, नवाज शरीफ साहब की येलो स्कीम से लेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तक, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसके नताइज सिर्फ आपने लोगों को पैसे दे दिए लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि जब तक आप इदारे नहीं बनाएंगे, जब तक उनका एक रोज़गार नहीं होगा। देखिए, किसी को आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से महीने के 10,000 दे दें तो उसका महीना तो चल जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी। पीटीआई ये बात कहती रही है मजहर साहब, ये एग्जैक्टली यही बात पीटीआई कहती थी। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप भी फिर वही चीज़ें कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट। मजहर साहब की आवाज हम दोबारा क्लियर करवाते हैं। यू आज साहब कि आप लोग क्या जो मामलात हैं खासतौर पर इदारों की रिफॉर्म के हवाले से, उनमें अगेन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कसूर आपका है, लेकिन अभी आपको पॉलिटिकली भी मसला है। आपके लीडर इस वक्त जेल में है। 2-3 लोगों के मेरे पास नाम हैं पीपल्स पार्टी के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी टर्न आने वाली है।
खुद पीटीआई की भी लीडर्स के नाम है। सो अगर ये मामला आगे चलता है तो पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए फरिया, कुछ तो सवाल आपने किए हैं और कुछ सवाल जो अभी गुफ्तगू फारूक हबीब साहब ने की कुछ पॉइंट्स में, उस पर भी बात करना चाह रहा था। मगर मेरे ख्याल में अब तक के हालात जो है वो ठीक नहीं। अब तक आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि अब तक के हालात ठीक नहीं इनके। और अभी अली ने तक के हालात, और जो अभी जो अली ने जो अभी बात की कि असद उमर ही वो वाहिद शख्स हैं जिनका फेल्यूर सारा उन्होंने उसको ठहराया। मगर मैं कह रहा हूं कि असद उमर के बारे में इलेक्शन से पहले कौन उसको सर पे उठा के कौम को एक होप दे रहे थे कि मेरा असद उमर जो है वो जब आएगा तो लोग जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे टैक्स देने के लिए और मुल्क की इकोनॉमी 100 दिन में ठीक हो जाएगी। 100 दिन का टारगेट इन्होंने रखा था, मैंने नहीं रखा था, मेरी पार्टी ने नहीं रखा था। इसलिए फेल्यूर इमरान खान का डायरेक्ट उनका है क्योंकि टीम उन्होंने सिलेक्ट की। पर ये एक बात इसमें अगर मैं आजिज हमजा साहब से अगर मुझे याद है एक सेकंड को एक चीज, क्योंकि बार बार असद उमर साहब का नाम आ रहा है, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, टीम बर्न आउट हो गई है। देखिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, रामराज साहब और माइजा साहब दोनों हैं, देखिए नून लीग की गवर्नमेंट में भी टैक्स कलेक्शन बढ़ी थी लेकिन टैक्स बेस नहीं बढ़ी थी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी टैक्स कलेक्शन बढ़ी थी लेकिन टैक्स बेस नहीं बढ़ी थी। तो उस सिर्फ असद उमर साहब को जिम्मेदार करार दे देना पूरे टैक्स बेस ना बढ़ने के, ये मेरी समझ से बालातर है। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में टैक्स बेस नहीं बढ़ी, पीपल्स पार्टी के 5 साल में टैक्स बेस नहीं बढ़ी, पीएमएलएन ने 4 ट्रिलियन का टैक्स टारगेट अचीव किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टैक्स बेस नहीं बढ़ाई। जो 15 साल में काम किसी ने नहीं किया, 3 गवर्नमेंट्स ने, वो आप लोग समझ रहे हैं कि 9 माह में असद उमर कर देते, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कर देते वो 9 माह में। आजिज हमजा साहब मुझे अगर ये लॉजिक समझा दे कैसे होता, आप खुद कर पाए थे 5 साल में काम? उसको सही समझू जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके कौन से मौकूफ को सही समझू। अभी जो थोड़ी देर पहले वो अली साहब नहीं, वो अली नासिर बोल रहे थे, लेकिन ये मैं तो लॉजिक से सवाल पूछ रहा हूं। सॉरी, मैं अली की बात को कोट कर रहा था, देखिए अभी फारूक साहब ने बात की कि 40 साल इनकी हुकूमत थी, 40 साल का इशारा होता है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में। आज से ठीक 40 साल पहले एक एशिया के मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने कू किया था। 40 साल के अंदर जो आमरतों की गवर्नमेंट है या उनका टेन्योर है, ये उनका जिक्र क्यों नहीं करते कि उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे और उनसे जब सिविलियन गवर्नमेंट के पास आए मामला तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या थी और सूरत हाल क्या थी, ये उनको मिस कर जाते हैं और बार बार ये सिर्फ 2 टेन्योर की बात करते हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट इनकी है। और दूसरी बात कि देखिए अभी आपने अभी देखिए आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूं, अभी इन्होंने बात की, आपने बेरियर इनकम सपोर्ट पुरानी गवर्नमेंटों के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा हुआ है। एमएनएसटी स्कीम माजी में पुरानी हुकूमतों में हराम थी, आपने उसको हिलाल करार दे दिया है। और आईएमएफ के पास जाने की बात पहले आप तनकीद करते थे, अभी आप शुरू कर रहे हैं। और अभी एक दूसरी बात भी हुई, आपने कहा कि इन्होंने कहा 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। भाई आपके वजीर ने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर बारिश बरसेगी, नौकरियों की एक बूंद भी नहीं आई। आपने कहा कि हमने सपोर्ट किया है बजट में सिलाई कढ़ाई के लिए खवातीन को, तो इसमें वो कंपनी की सिलाई मशीनें भी शामिल होंगी जिसमें हमारी खवातीन को ये होप मिल जाए कि उसमें से जो जमा पूंजी होगी उसमें यूएई या न्यू जर्सी में वो प्रॉपर्टी खरीद कर सकेंगे अलीमाबाद की तरह। ओके दामला साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मुझे सफान से कुछ सवाल। सफान, अगर हम ओवरऑल बजट पे नजर डालें कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट जो आपको नजर आया हो ताकि हम उसको भी शेयर करें, बातें ना करें ना, डिलीवर करें। ये कोशिश तो इस वक्त फरिया हम कह सकते हैं, क्योंकि देखें आप इसमें हमें जरूर सामने रखना है कि 5,500 अरब रुपए का जो टारगेट है वो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज या प्रायर कंडीशंस है एग्रीमेंट मंजूर होने से पहले। अब गवर्नमेंट के पास रूम कितना है, क्या क्या कर सकती है। अब एक बजट जो पहली बार पेश कर रही है, हम ये कहें कि इसी बजट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो तमाम जो पिछले 10 या 12 साल या पिछले 15 साल मुशर्रफ साहब के भी शामिल कर लें तो उसमें टैक्स बेस नहीं बढ़ी, तो हम ये कहें कि सिर्फ ये गवर्नमेंट एक बजट के अंदर वो तमाम 15 साल में जो टैक्स बेस नहीं बढ़ी वो इस एक साल में बढ़ा देगी, या एक साल के अंदर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो वो 20% पे लेके आ जाएगी, हम एट पार आ जाएंगे अपनी रीजनल कंट्रीज के साथ। तो इतनी ज्यादा तवक्कुआत नहीं रख सकते। ये गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं, ये जहन में रखना है, ये आईएमएफ का प्रोग्राम है, कोई हुकूमत शौक से आईएमएफ के पास नहीं जाती। आईएमएफ के पास नहीं जाया जाता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मिले और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक
ये सब भी आपको पैसे देना शुरू करते हैं। तो वो मामला $6 बिलियन का नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा जो फंड्स आएंगे उसके बाद उसका भी है। तो IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, ना IMF को भी कोई शौक नहीं है हमें पैसे देने का, ना हमें शौक है IMF के पास जाने का। अब तवक्को ये है कि ये जो मेजर्स हैं स्पेसिफिकली नॉन फाइलर्स के लिए, आपका हुकूमतों के दौरान भी था ना, लेकिन डामरा साहब देखिए बात ये कि सबकी जिम्मेदारी है ना, टैक्स बेस बढ़ी नहीं ना, टैक्स बेस अगर बढ़ती, पहले अगर PMLN बढ़ाती, पीपल्स पार्टी बढ़ाती, मुशर्रफ साहब बढ़ाते, तो आज PTI बेहतर पोजीशन में होती, PTI बढ़ाती। जिम्मेदार पर सबको ठहराएं, ये ना कह जी कि सिर्फ 9 महीने जिम्मेदार है या ये फाइनेंस ये बात सही है कि बड़ा मुश्किल काम है। PTI तो मुशर्रफ का नाम भी नहीं ले रही है, इसमें बड़े लोगों के पर चलेंगे। सर आप मुशर्रफ की जिम्मेदारी देखें हम तो मुशर्रफ का नाम लेते हैं, मुशर्रफ से इन्होंने एनआरओ किया था, बात ये उसी मुशर्रफ को मामला ये है, आम आदमी 31 लाख कमर्शियल सार्फिन है, जिसमें से सिर्फ 14 लाख टैक्स नेट के साथ है, 31 लाख कमर्शियल सार्फिन है। इसी तरीके से 1 लाख कंपनी SCCP में मुझे बाद मुकम्मल करना है, आपने शोर डालना था वो डाल लिया, आपका किया धड़ा 2.5 करोड़ बचा, 30,000 करते आप छोड़ के चले गए। उसको क्या पता कि आम गरीब आदमी क्या किस तरह खर्चा करेगा रोज का। हमारा प्राइम मिनिस्टर पैसे नहीं लूट रहा आपकी तरह, आपके तो बच्चे भी बैंक के अच्छी कर रहे हैं। रमजान में जो लोगों का हाल है उसका भी अलीमाबादी को चोर है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी चोर है, उसके पैसों की रखवाली अलीमाबादी कर रही है मशीन से, और जो चोर है वो जेल में पहुंच गए। आप रेफरेंडम में डांस डाली थी, जो चोर है वो जेल में पहुंच गए हैं, तो बीगी बिली बना दिया ना नेब को। आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आप जो भी डिक्टेटर है, जो भी डिक्टेटर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे जरा बात मुकम्मल कर दीजिए। बार बार असद उमर पर तनकीद कर रहे थे। फारूक भाई आपको पता ट्रेड डेफिसिट $4 बिलियन नीचे लेकर आए हैं। सुन ले गुजारिश सुन ले, कोई मसला नहीं है। अब भंगड़े डालने का आपका वक्त है, आप डालने जाके जेल के बाद। देखिए मामला ये है कि ट्रेड डेफिसिट $4 बिलियन असद उमर ने कम किया, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लेकर आए, $2 बिलियन की आपकी, सुन लेना, $4 बिलियन की $2 बिलियन की आपकी जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है। बात ये है कि ये कभी कहते हैं कि असद उमर को हटाया जाना चाहिए था, कभी कहते हैं नहीं हटाया जाना चाहिए था। बात ये है कि इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि जो हुकूमत अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद करेगी, और बात ये है कि आप हुकूमत को वैल्यूएट कीजिएगा। 5 साल के लिए मौका है, 5 साल में हम अपने नताइज देंगे, तरजीहात पे अमल करेंगे। थोड़ी सी हमें प्रोग्राम को रैप अप करना है, बट लेट मी टेल